हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो गाइज, हम लोग ये सीरीज शुरू किए हैं जिसका नाम है हाउ आई स्कोर्ड 142 इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2019, जिसमें हम लोग पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स जो है उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी के। उसमें कल के एपिसोड में मतलब पार्ट 1 जो हुआ था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट किया था। अब पार्ट 2 है जिसमें हम लोग 51 से 100 तक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे। गाइज, एक बार याद दिला देना चाहता हूँ, अगर आपको ये सब वीडियोस का अपडेट टाइम टू टाइम चाहिए तो आप लोग अरविंद राज पुरोहित ये नाम से यूट्यूब चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये सीरीज क्या है, अगर आप सीधा ये वाला लेक्चर देख रहे हो तो आपको बता देना चाहता हूँ, इसके पहले हमारा पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है और इसमें हम लोग 10 लेसन जो है वो लेने वाले हैं। तो 10 सेशन में आपके 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स कौन कौन से, यूपीएससी 2019 का पहले, फिर 18, 17, 16 एंड 15, हर एक सेशन में 50-50 क्वेश्चन, ऐसे आपके टोटल 10 सेशन होंगे। ये आपका जो एग्जिस्टिंग अभी आप लोग जो सेशन देख रहे हो वो आपका सेकंड सेशन है। अगर आपने पहला सेशन नहीं देखा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वो वाला देख के आप लोग इस तरफ में आइए, ठीक है। फिर मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे मैंने 142 स्कोर किया था, एग्जैक्टली सारे के सारे टिप्स, उनके सोर्सेस, क्या करंट न्यूज थे, क्या मैंने लॉजिक यूज किया था, वो सब मैं बताऊंगा ताकि आप लोग जो है वो ये सब मेरा ड्राई रन देख के, मतलब एक्चुअली आप लोग यहाँ पे रन देखोगे कि मैं कैसे थॉट प्रोसेस अपनी यूज करा था, तो वही आप लोग देख के इवन आप लोग भी उसको सीख पाए। तो गाइज, इस चैनल को अगेन वापस एक बार याद दिला दूं, भूलिएगा मत कि सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन प्रेस करने के लिए। बाकी मेरे अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिसमें आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे शुरुआत करने के पहले गाइस थोड़ी सी अपनी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। पुणे के बहुत ही बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जहां से बहुत सारे लोग यूपीएससी और एमपीएससी के थ्रू ऑफिसर्स बने हैं, वो है एचवी देसाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर। तो एकदम पुणे के हार्ट में ये वाला एग्जाम सेंटर जो है वो सिचुएटेड है और मैं इसका एज अ जॉइंट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। हमारे डायरेक्टर नीरव सर हैं। इसके अलावा गाइज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर आप बात करो तो यूपीएससी गाइड जैसे बहुत ही नामचीन प्लेटफॉर्म एंड अन अकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म पर भी मैं सिखाता हूँ। गाइज, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीईआईटी, एलएलबी, एमए, यूजीसी नेट, जेआरएफ, उसके अलावा एमबीए, ये सब मेरे कंप्लीट हुए हैं। बाकी यूपीएससी जर्नी की बात करें तो मैंने 5 मेंस दिए हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में मेरा 142 स्कोर था। अगेन इसका ऑफिशियल स्कोर डिक्लेयर होना है बट ये स्कोर विजन की के अनुसार है। 2018 में पॉलिटिकल साइंस में मुझे 296 मार्क्स थे, इसीलिए मेरे जो मल्टीपल विषय है जो मैं सिखाता हूँ वो पॉलिटिकल साइंस, साइंस, इकोनॉमी एंड जीएस2, ये सारे के सारे मेरे सब्जेक्ट्स हैं। बाकी मुझे ट्रैवलिंग का काफी शौक है। गाइज, एचवी देसाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर हमेशा बेटरमेंट के लिए काम करता है और बेस्ट चीजें जो है वो आप लोगों के लिए लेके आता है। वैसे ही हम लोग अब आप लोगों के लिए ऑनलाइन बेसिक मॉड्यूल लेके आए हुए हैं। अगर आप में से कोई भी अपने बेसिक्स वापस कवर करना चाहता है या आपके सगे संबंधी या आपके ये जो भी आपके पास में गाइडेंस वगैरह मांगने के लिए आ रहे हैं, उनको आप लोग सीधा हमारे पास में डायरेक्ट कर सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा आपको बता दूं, हमारी दोनों यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और एमपीएससी यानी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बैचेस जो है वो 2020 के लिए हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। गाइज, उनको बोलिए जो भी इंटरेस्टेड है 2021 के लिए कि ज्यादा लेट ना करें। बाकी पॉलिटिकल साइंस की भी सेम मेरी खुद की बैच लॉन्च होगी और करंट अफेयर्स की भी मेरी बैच जो है वो जल्दी ही लॉन्च होगी। उसके डेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आई अरविंदा पे आपको जल्द ही मिल जाएंगे। अदरवाइज आप लोग नीरवदा टेलीग्राम चैनल पे भी उसको पा सकते हो। अब हम लोग जो है वो गाइज थोड़ी सी टेक्निक्स या क्वालिटीज की बात करते हैं जो आपको 142 के स्कोर के लिए चाहिए। तो कल मैं इसको ओरली सिर्फ बता के चले गया था, हर बार मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज, आप सबको एक चीज याद रखनी कि ये महाभारत का युद्ध है यूपीएससी के अगेंस्ट में, जहां पे आपको अगर विजय प्राप्त करनी है तो आपको अस्त्र शस्त्र और अपना प्रिपरेशन सब कुछ रखना होगा। बिकॉज देखो, अगर आप लोग जो है द मोर यू स्वेट इन द प्रैक्टिस द लेस यू विल ब्लीड इन द वॉर। इसलिए अपना पूरा का पूरा प्रिपरेशन लेके जाइए। बेसिक नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए, सिलेबस कवरेज पूरी होनी चाहिए। आप नहीं यहाँ पे चूज कर सकते हो कि मैं साइंस एंड टेक को ऑप्शन में छोड़ दूंगा या इकोनॉमी को छोड़ दूंगा या मे बी मेडिवल जो है इंडिया उसको मैं छोड़ दूंगा। जिन जिन लोगों ने पिछले साल मेडिवल को छोड़ा था उनको यूपीएससी ने छोड़ दिया। तो प्लीज इन चीजों का अच्छे से ध्यान रखिए। आपके पास में ऑप्शन नहीं है कि आप लोग सिलेबस कवर नहीं करने वाले हो करके। और इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं करना है, तो अगर हो सके तो एटलीस्ट 2 से ज्यादा रिवीजन भी कीजिए उसकी। यूपीएससी में जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है वो है कामनेस। अगर आपका बेसिक नॉलेज एंड सिलेबस कवरेज के बाद में कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है तो वो है कामनेस। अगेन,
142 स्कोर लाने के पीछे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन वाज आई वाज वेरी काम, बिकॉज मेरा कोई स्टेक नहीं अटके हुए थे। तो फाइनल पेपर में एकदम काम रहना, ये पूरे जर्नी के बीच में एकदम काम रहना, हाइपर ना होना, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बरकरार रखना, ये सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है। बाकी आपको इसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड बहुत ज्यादा लगता है, जैसे कि मैंने कल भी आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चंस में बताया कि कहाँ कहाँ पे आप लोग जो है सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड लॉजिक के बेसिस पे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते थे। इसलिए कीप काम एंड अप्लाई लॉजिक, दिस इज द सक्सेस मंत्र फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। ओके, बाकी नो डाउट डिसिप्लिन एंड हैबिट ये दोनों भी मैटर करती है, बिकॉज आपका हार्डवर्क आखिर में कहीं ना कहीं आपको पे ऑफ जो है वो करने वाला है। जितने हो सके उतने क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मैं भी मेरे बैचेस में अलग अलग जगह पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ। और एक चीज ये रखिए कि नॉलेज अबाउट एनिमी इज गोइंग टू get okay how you are going to understand your enemy, it is through previous years question, and आपका जो खास करके यूपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है वो काफी डिटेल में दिया, तो उससे आपको समझ में आएगा। तो मेंस भी पढ़ना उतना ही कंपलसरी हो जाता है, या उसको अच्छे से पढ़ना काफी ज्यादा कंपलसरी हो जाता है आपके लिए। अब गाइस कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। एक है जिसमें आप लोग देखते ही आपको पता है कि भैया ये तो मुझे पक्का आता है एंड आई एम द बेस्ट, तो जिसका श्योरली आंसर आपको पता होता है। ऐसे क्वेश्चंस को ऑब्वियसली आप लोग हर बार अटेम्प्ट कीजिए। 30 से 40 क्वेश्चंस ऐसे यूजुअली यूपीएससी में होते हैं। कुछ आपके टाइप बी के क्वेश्चंस होंगे, इसको हम लोग टाइप 2 भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या होगा आप लोग कंफ्यूज होंगे दो ऑप्शंस के बीच में कि ये करेक्ट है या फिर ये करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हर बार अटेम्प्ट कीजिए, बिकॉज 50-50 का जब भी चांस हो तो उसको लेना ही चाहिए। ऐसे 20 से 30 क्वेश्चंस यूपीएससी हर बार पूछेगी। कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे भी होंगे जहां पे आप लोग 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो कि ये है या फिर ये है। ऐसे अगेन अपने रिस्क एपेटाइट पे देखिए कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए कितने नहीं किए, उसके बेसिस पे आप लोग जो है इनको थोड़ा अटेम्प्ट कीजिए। जब आपको लग रहा है कि आपका अटेम्प्ट ये दोनों भी करने के बाद में हार्डली 50 या 60 क्वेश्चंस का हो रहा है, तो ऑब्वियसली फिर आप लोगों को जिसमें 3 में कंफ्यूज हो वो भी आपको अटेम्प्ट करने ही होंगे। और फिर आपके आते हैं चौथे टाइप के क्वेश्चन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रशियन रूले है। मतलब क्या कि इसमें एक आपकी बुलेट है, कभी भी आप मर सकते हो, 25% आपके चांसेस है। तो ऐसे यूजुअली राम जाने जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप लोग चाहो तो अवॉइड करो। अगर अगेन यहाँ पे आपका रिस्क एपेटाइट बोल रहा है कि भैया मैंने सिर्फ 70 क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट किए हैं, तो थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट बढ़ाने के लिए मे भी कुछ एक 5 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके 75 तक एटलीस्ट अपना अटेम्प्ट जो है लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे अप्रोक्सीमेटली 10-12 क्वेश्चन होने ही वाले हैं यूपीएससी। अदरवाइज यूपीएससी टफ कैसे होगी, और टफ नहीं होगी तो इतने लोगों को एलिमिनेट कैसे करेगी? तो ये तो यूपीएससी का फंडा है ही, और इनको मैनेज करना आपको आना चाहिए। बाकी महाभारत है मैंने बोला है, तो महाभारत में आपको अपने अस्त्र भी लगने वाले हैं, और अपने सारे अस्त्र आपको साथ में रखने हैं। एक सबसे जो आपका ब्रह्मास्त्र है वो है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को नहीं छोड़ना है। जब आपको पता है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि प्लैनेट्स, तो आपको पता है कॉमेट इज नॉट अ प्लैनेट, आप फटाक से उसको एलिमिनेट कीजिए। जब आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजर टू द सन देन द अर्थ, ऐसे में आपसे पूछा हुआ है, तो अगेन यहाँ पे ये क्वेश्चन आप बाकी ठीक है, आपको मार्स मर्क्यूरी यूरेनस पता है नहीं पता है फर्क नहीं पड़ता है। what matters is are you able to eliminate the irrelevant options? तो एलिमिनेशन मेथड पे हर बार काम कीजिए, यही आपका ब्रह्मास्त्र है। और जब तक आप सारे के सारे इवन इफ यू नो देयर इज अ ओनली सिंगल आंसर, तभी भी आप लोग जो है वहां पे एलिमिनेशन विदाउट एलिमिनेट किए, जब तक आप इसमें एलिमिनेट नहीं कर देते हो कि मार्स और यूरेनस, जब तक एलिमिनेट नहीं करते हो तब तक आप लोग जो है गाइस मर्क्यूरी नहीं लगाने वाले हो। मर्क्यूरी तभी लगाओ जब तक आपको पता है कि मर्क्यूरी इसका आंसर है। कॉमेट को आपने एलिमिनेट कर दिया था, बट इनको भी आप लोग हटाइए, तभी जाके सी आंसर है, इसको करेक्ट लगाइए। कभी भी कोई भी क्वेश्चन जो है वो बिना पढ़े आप सीधा मार्क मत कीजिए। जितने एक्सट्रीम वर्ड्स है जैसे ऑल हो गए, एवरी हो गया, एनी हो गया, उन्हीं हो गया, इन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा सतर्कता बताइए। 80% टाइम ये जो है वो रॉन्ग होने वाले हैं, बट अगेन इसका एक्सेप्शन का रूल है कि 20% टाइम ये करेक्ट भी हो सकता है। जहां पे हाइपरबोले है या फिर इररिलेवेंट फैक्ट या इलॉजिकल ऑप्शंस दिए हैं, उनको आप लोग फटक से एलिमिनेट कर सकते हो। ऑलवेज थिंक ऑफ द वल्नरेबल एंड डाउन ट्रोडन पीपल। जहां पे थोड़ा सा ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है उसमें आप लोग इन सब चीजों के बारे में सोचिए। यूजुअली साइंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ब्रॉडर एप्लीकेशन होता है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यहाँ पे मैंने एक और चीज जो ऑब्जर्व की हुई है कि 60 to 70% टाइम साइंस बेस्ड जो एप्लीकेशन के क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर हर बार ऑल ऑफ द अबव होता है। अगेन इट्स नॉट अ रूल, बट मैं सिर्फ आपको चांसेस बता रहा हूँ।
चांसेस बता रहा हूँ कि जब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, ऐसा लग रहा है क्या करें इसमें, नहीं पता चल रहा है, तो उस टाइम पे आप लोग जो है वो ऑल ऑफ द अबव पे जा सकते हो। अगेन गाइज अपने रिस्क के हिसाब से इसको देखिएगा, मैं किसी भी चीज को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। फिर लास्टली गेट द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूपीएससी एंड इट्स क्वेश्चंस, जब भी समझ रहे हो तब। तो ये आपके कुछ अस्त्र है, ये अस्त्र अगर आप लेके जाओगे तो इस महाभारत के युद्ध में आपकी विजय पक्की होगी। ठीक है, तो गाइज इतना थोड़ा सा आपको ट्रिक्स एंड ट्रेड्स बताने के बाद में लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 51। और क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो आपका डील करता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज पता होनी चाहिए थी, वो है कि हमारे पास में 75 ही पीवीटीजीज है। अगर ये थर्ड आपको पता है कि राइट ऑप्शन है, तो आप लोग जो है यहाँ से इसको रॉन्ग ऑप्शन है, तो आप लोग यहाँ से पूरा का पूरा इसको एलिमिनेट करके सिर्फ एक ही आंसर मतलब सी वाला आंसर जो है वो निकाल सकते हो। बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है कि पीवीटीजीज जो है वो 18 स्टेट में है, यूनियन टेरिटरीज में है। बाकी इनका स्टैग्नेंट या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है, ये भी है। इरुलार एंड कोंडा रेड्डी, मतलब आपसे ट्राइब के नाम भी पूछ रहे हैं कि ये ट्राइब जो है वो पीवीटीजीज में है क्या। तो गाइज अगेन बताना चाहता हूँ, अरविंदास करंट अफेयर्स बैच में मैंने एक्चुअली ये प्रीलिम्स 2019 में पूरा का पूरा वही स्लाइड मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जिसमें मैंने एक्चुअली उनको बताया था हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजीज ओडिशा में है। उसके बाद में देयर आर 75 पीवीटीजीज, और पीवीटीजीज को रिकॉग्नाइज करने की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि क्राइटेरियाज क्या है, ये सब मैंने यहाँ पे दिया हुआ था। इतना ही नहीं, मैंने इनको इवन जो जो मेरे बैच के मेंबर्स थे उनको मैंने ये तक बताया हुआ था कि देखो ये स्टेट्स में जो है वो इतने इतने आपके पीवीटीजीज है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये इरुलाज यहाँ पे आ रहे हैं आपके। तो ये मैंने एकदम पूरा का पूरा क्लियर करवा दिया था उन लोगों का, तो इसलिए उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर, और क्वेश्चन नंबर 52 आपका पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछ रहे हैं विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया prohibitions or limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as the prohibition or limitation on the constitutional powers of the article 142. It could mean which of the following? आपके लॉज में कुछ प्रोहिबिशंस जो है वो मेंशन्ड है, वो एक बंदे पे या एक चीज के लिए आर्टिकल 142 में लागू नहीं होने वाले हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। ओके, तो अगर आपको आर्टिकल 142 पता नहीं भी है, फिर भी आप लोग जरा ऑप्शंस पढ़िए। द डिसीजंस टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन, वो जो है उसके ड्यूटीज में कभी भी उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अरे भैया ऐसा नहीं है, इनफैक्ट कोर्ट में चैलेंज करते हैं। तो अगर आप थोड़ा भी पॉलिटी अच्छे से पढ़े हो और एक सिंसियर एस्पिरेंट हो, आप लोग ए को तो पक्का एलिमिनेट करोगे। इन द grave event of the financial crisis in the country, president can declare the financial emergency without the counsel from the cabinet। अरे यार, अगेन आप लोग पूरा मतलब ही मार दे रहे हो। फिर स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक लॉज ऑन सर्टेन मैटर्स विदाउट द कंकरेंस ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर। यहाँ पे मे भी आप लोग जो है वो कंफ्यूज होंगे कि बी ऑप्शन सही है या डी ऑप्शन सही है। अगेन आप लोग 50-50 पे तो आ गए। वैसे जिन जिन लोगों ने मेंस की अच्छी पढ़ाई की है, या अगेन मेरे क्लास में भी मैंने ये पहले ही लोगों को सिखा दिया था, आर्टिकल 42 डील्स विद द कंप्लीट जस्टिस, और कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पूरी की पूरी पावर मिली हुई है कि वो किसी भी रूल के अगेंस्ट में जाके या कोई भी चीज अगर करनी है तो वो कर सकता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो वो बी आता है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट व्हेन इट कम्स टू द कंप्लीट जस्टिस, व्हेन इट कम्स टू द प्रोवाइडिंग कंप्लीट जस्टिस। इसके लिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है। अगेन लॉजिक से आता है, और ये टाइप आपके ए क्वेश्चंस में आता है जिसमें 100% आंसर इसका करेक्ट ही आना चाहिए। ये मैंने अपने करंट अफेयर्स में ऑलरेडी लोगों को जो है वो सिखाया हुआ था। अब मैं आपको अगले साल के प्रीलिम्स में क्या आ सकता है, तो गाइज आपके लिए असाइनमेंट है, आर्टिकल 131 को अच्छे से पढ़िएगा। इस पे में भी जैसे यहाँ पे 142 पे क्वेश्चन पूछा है, वैसे ही 131 पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, आर्टिकल 131 अगर आपको पता है, आप लोग चैट बॉक्स में यहाँ पे बता सकते हो, अदरवाइज इट्स फाइन, आप लोग जो है वो पढ़ लीजिएगा अपना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 जो है ये आपका अगेन लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड है, और देखो इसमें कितना लॉजिक या फिर कौन कौन से स्टेटमेंट इररिलेवेंट है वगैरह, ये सब काम में आता है। यहाँ पे आपका सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल on a particular matter it follows the Lok Sabha rule on that matter। अरे भैया नहीं है रूल्स, तो फिर रूल्स बना दिए जाएंगे, गवर्नर जो है वो बना देगा। आपका फेडरेशन का मतलब क्या होता है, यूनियन आपका अलग से काम कर रहा है, फेडरेट आपका स्टेट जो है वो अलग से काम करने वाला है, इनके अलग अलग पावर्स आपके डिटरमिन्ड है। जब स्टेट को उनका लेजिस्लेचर का पावर दिया तो उन लोग लोकसभा का क्यों उन लोग रूल्स फॉलो करेंगे, लॉजिक लगाना है।
टू को आप लोग एलिमिनेट करोगे, करेक्ट आंसर जो है वो वन ओनली आएगा, दैट इज गवर्नर मेक्स द कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन एवरी ईयर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सबको आएगा ही अगेन, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट में आप कंफ्यूज हो नहीं हो मुझे नहीं पता, बट इसमें थोड़ा सा लॉजिक के बेसिस पे आप लोग सेकंड से इसको एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, और क्वेश्चन नंबर 54 अगेन गाइज आपको नहीं भी पता है तो भी सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के बेसिस पे आप लोग जो इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको बोल रहा है, नाम देखो क्या बोल रहा है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं यार यूएनसीएसी के बारे में, यूएनटीओसी के बारे में, और ये यहाँ बीच में यूएनओडीसी के बारे में बोल दिया, मुझे तो नहीं पता भैया, चलो 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 सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। आप लोग जो है वो क्वेश्चन को सीधा अवॉइड करते हो, अवॉइड मत करो, उस क्वेश्चन को समझो, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। आप लोग देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द करप्शन has a protocol against smuggling of migrants by land, sea and air। अरे आप कन्वेंशन बना रहे हो करप्शन का, करप्शन के कन्वेंशन को आप लोग स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स का क्या लेना देना होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोग इमीडिएटली रॉन्ग बना सकते हो। UNCAC is the first ever legally binding global anti in government anti corruption instrument। मे भी करेक्ट हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता है, वी विल सी। A highlight of United Nation Convention against the Transnational Organized Crime। तो देखो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात कर रहे हो, is in the inclusion of a specific chapter aimed at the returning asset to their rightful owner from whom they had been taken illicitly। मतलब क्या किया है, सिंपल है, उन्होंने इसकी टोपी उसके सर और इसकी टोपी उसके सर, यही वाला काम किया है। एक्चुअली इन लोगों ने जानबूझ के यूएनटीओसी का काम जो ऊपर होना चाहिए था, प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग, उसको ऊपर डाल दिया है, और यूएनसीएसी जो है उसको नीचे डाल दिया है। इसकी हेरा फेरी हुई है। 1 और 3 जो है वो कंप्लीटली आपके रॉन्ग स्टेटमेंट है। 3 को आप लोग जहां जहां एलिमिनेट कर सकते हो, 1 और 3 को, आपके पास में बचेंगे दो ही ऑप्शंस। ओके, सॉरी, आपके पास में बचेगा सिर्फ एक ही ऑप्शन कि आप लोग जो है वो 3 को भी अगर एलिमिनेट कर रहे हो तो आपके पास में एक ही बचेगा ऑप्शन, और वो रहेगा आपका 2 और 4। अगर आपको आता है नहीं आता है फिर भी अब यूपीएससी ने आपको आंसर दे दिया है कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम जो है इट इज मैंडेटेड बाय द मेंबर स्टेट्स असिस्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएनसीएसी एंड यूएनटीओसी। आपको नहीं पता है सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट, बट जस्ट बिकॉज आपने उसको अच्छे से पढ़ा है आप लोग इसको सॉल्व कर पाए। तो गाइज यही है, भागना नहीं है, अच्छे से पढ़िए। यूएनसीएसी जो है वो करप्शन का काम है, करप्शन की डिटेल आपके थर्ड स्टेटमेंट में दिए हैं। यूएनटीओसी जो है वो माइग्रेंट के अगेंस्ट में, उसके डिटेल फर्स्ट स्टेटमेंट में दिए हैं। इनको 1 और 3 को जहां जहां आप लोग एलिमिनेट करोगे वो आपके सब एलिमिनेट होने के बाद में एक ही आंसर बचेगा, और वो है सी। अब आप मेरे से पूछो कि ये क्यों पूछा गया, तो लोकसभा ने एक्चुअली एंटी ग्राफ्ट अमेंडमेंट, मतलब आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जुलाई 24 2018 में आपका पास किया हुआ था। तो मैंने आपको बोला है एक्ट पर यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछती है, लेकिन कभी भी बिल पर क्वेश्चन आज तक नहीं पूछे हुए। तो एक्ट बन चुका था, तो जो भी ऐसे एक्ट बनते हैं उस पर क्वेश्चन पढ़ना आपको पढ़ना ही होगा। इसके जिसने भी थोड़े बहुत एडिटोरियल्स अगर पढ़े होंगे तो आपको सबको पता होगा कि ये हम लोगों ने ये जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन अगेंस्ट द करप्शन है उसको ही ध्यान में रख के जो है वो अमेंडमेंट हम लोगों ने किए हुए हैं, इसलिए यूएनसीएसी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर आप ऐसे सारे के सारे यूएन के बॉडीज अब भाग भाग के कवर करने बैठे तो अगेन आप लोग कभी कवर नहीं कर पाओगे। इससे आपका बेसिक जो लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना है, जो आपको शंकर आयस पढ़ना है, जो आपके एनसीईआरटीज कवर करना है, वो तो आपके फिर होने से रहे। तो नो डाउट आप यूएन के बॉडीज कवर कीजिए, बट लिमिटेड सेंस में कीजिए। और यहाँ पे पूरा अगर पता भी नहीं भी है फिर भी सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के बेसिस पे आप लोग जो है क्वेश्चन 54 आप लोग करेक्ट कर सकते हो। यही मैंने भी किया गाइस, मुझे कौन सा पता था, मैं तो ये इसको देखा और मुझे समझ में आ गया कि ऊपर नीचे इन लोगों ने कर दिया है, 1 और 3 को मैंने उड़ा दिया। मैंने आपको बोला है यूपीएससी आपका लॉजिक चेक कर रही है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड यहाँ पे चेक कर रही है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, वो है आपका एज पर द रीसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैव द राइट टू फेल द बैम्बूज ग्रोन ऑन द फॉरेस्ट एरियाज। तो ये भी गाइज
आई एम प्राउड कि मैंने ये वाला जो है वो मेरे करंट अफेयर्स क्लासेस में ऑलरेडी सिखाया हुआ था। मैंने उनको ऑलरेडी बोला हुआ था कि बैम्बू इज नॉट अ ट्री, बिकॉज इसके पहले जो है वो बैम्बू को ट्री बोला हुआ था, और आपको पता है कि फॉरेस्ट एक्ट के अंडर में आप लोग ट्री को गिरा नहीं सकते और उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट का हक होता है। लेकिन इससे हमारी बैम्बू इंडस्ट्री पीछे जा रही थी, तो अब बैम्बू को एज अ ग्रास जो है वो क्लासिफाई किया गया है, और वो आपकी अमेंडमेंट जो है वो ऑलरेडी पास कर दी गई थी दिसंबर 2017 में। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि ये भले ही पुरानी न्यूज है, पुरानी मतलब क्या, 2 साल पुरानी है, ओके, लेकिन स्टिल 2 साल तक यूपीएससी के सारे करंट अफेयर्स जो वो कवर करके जाइए। अब वो वाला ट्रेंड नहीं रहा कि 1 साल का करंट अफेयर जो वो सफिशियंट होगा, कि जून टू जून कर लो हो जाएगा, कुछ नहीं है भैया, आपको 2 साल के कवर करके ही जाना होगा। दिसंबर 2017 की न्यूज है, जिसमें बैम्बू को ट्री से हटा दिया गया और उसको ग्रास में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन उसमें एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगाई कि बाम्बू आप अब नीचे गिरा तो सकते हो, यू कैन परफॉर्म द बैम्बू फेलिंग, बट नॉट ऑफ द फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया में जो प्रेजेंट है उसको आप नहीं कर सकते हो, इसलिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हुआ। और अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट को रॉन्ग करते ही आपका आपने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए, मतलब आपका ए एंड डी गया, अब आपका बचता है 3 and 2 and 3 ओनली। उसमें से 3 तो अब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, चाहे राइट है रॉन्ग है, ये तो ऑटोमेटिकली राइट हो गया, बिकॉज द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स का जो मतलब बेसिकली फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की ओनरशिप देता है क्या? आंसर इज यस। अब आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि एज पर द शेड्यूल्ड ट्राइब बैम्बो माइनर फॉरेस्ट है क्या, तो यस, ओके, इसको पहले ही फॉरेस्ट राइट देने के लिए इनको दिया गया था। ये भी मैंने अगेन मेरे करंट अफेयर्स बैच में बहुत अच्छे से सिखाया हुआ था। वन धन स्कीम जब मैंने उनको सिखाई थी, तो उसी टाइम पे मैंने उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस की लिस्ट वगैरह भी दी हुई थी, जिसमें मैंने एक्चुअली बताया हुआ था उनको कि कैसे जो है उसमें बैम्बू फॉरेस्ट जो है वो आपके जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसके अंडर में उसको माइनर फॉरेस्ट जो है वो कंसिडर किया जाता है, माइनर फॉरेस्ट क्या है वगैरह। इवन इस साल की मैंने बैच में ये सब जो है वो बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, एंड आई सपोज सबको इतना सब कुछ क्लियर होगा ही। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर इसलिए बी था, 2 and 3 ओनली। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर है 56। क्वेश्चन नंबर 56 आपका पूछ रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। पर्सन ऑफ वन चॉइस मतलब क्या होना चाहिए? लिबर्टी होना चाहिए। लिबर्टी आपके कौन से आर्टिकल में आता है? लिबर्टी आपके आता है आर्टिकल नंबर 21। इट वाज ऑलरेडी टॉट इन माय करंट अफेयर्स बैच, जहां पे मैंने उनको हाडिया केस के बारे में सिखाया था। हाडिया केस में एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू मैरी पर्सन जो है वो आपके राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में आता है, क्योंकि तुम्हारी लिबर्टी है ना, तुम किससे शादी करना चाहते हो और किससे शादी नहीं करना चाहते हो, तो वही इसी के लिए इसका आंसर जो है वो ऑलरेडी सबको पता था। अगर इसमें से आप लोग कोई भी आंसर लगाते हो तो वो मतलब है कि आपका बेसिक जो है अभी तक बहुत ही ज्यादा कच्चा है, तो उन बेसिक्स पे वापस से आपको काम करने की जरूरत है। ओके, थ्रो अवे क्वेश्चन था, टाइप ए वाले क्वेश्चंस में से ये आता है आपका। फिर अगर हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 57th क्वेश्चन, तो अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था नो डाउट। और ये न्यूज में क्यों चल रहा था? न्यूज में चल रहा था बिकॉज ऑफ पूरा का पूरा जो पेप्सिको का जो मैटर चल रहा था, खास करके ये अप्रैल 26 2019। मतलब देखो, आप लोग बोलते हो सर कहाँ तक का आप लोग करंट अफेयर्स कवर करना एक्सपेक्टेड होता है, ये अप्रैल के महीने में आप लोगों का ऑलरेडी चल रहा था। पिछले साल एग्जाम जो है वो 2 जून को हुई है, तो लोग एक्चुअली मार्च के बाद में जो वो करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ना छोड़ दिए थे। लेकिन गाइज यूपीएससी ने ऑलमोस्ट 26 अप्रैल, मतलब जस्ट थोड़े से टाइम पहले का भी क्वेश्चन जो है उस पर पूछ लिया। तो उस टाइम पे ये पेप्सिको का बहुत बड़ा इश्यू चल रहा था। ये वाला मुद्दा हम लोगों ने अन अकेडमी पर भी देखा था, और उसमें कुछ लोगों ने डाउट जो है वो रेज किए थे, जब मैं उन लोगों को ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह सिखा रहा था। तो अब मैं थोड़े से आपके वहां पे डाउट्स भी जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो आपको सबको पता होगा पेप्सिको जो है उसका एक अलग ही वेराइटी है, जिसको FL 2027 या फिर FC5 भी बोला जाता है। तो ये पोटैटो वेराइटी है। ओके, तो ये क्या हो गया? आपका प्लांट वेराइटी हो गया। तो आप प्लांट वेराइटी का पेटेंट ले सकते हो क्या? आंसर इज नो। बट प्लांट वेराइटी को आप लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में प्रोटेक्ट कर सकते हो क्या? आंसर इज यस। आपको समझाता हूं अच्छे से। हमारे पास में 2 एक्ट है, कौन कौन से है? हमारे पास में है इंडियन पेटेंट एक्ट, ओके, और दूसरा है हमारे पास में प्लांट वेराइटी एंड कुछ ब्रीडर्स राइट वाला एक्ट। ओके, ये एक्ट है आपका 2001 का, एंड आई थिंक ये जो है आपका 19 समथिंग समथिंग का, 1960s का वगैरह एक्ट है। तो इंडियन पेटेंट एक्ट के अंडर में आप किसी प्लांट वेराइटी का पेटेंट ले सकते हो क्या? आंसर इज क्लियरली नो, आप लोग नहीं ले सकते हो। बट कुछ आपके जो प्लांट वेराइटी जो है
वो आपके फार्मर्स हो गए या और कोई हो गया, वो उसको ब्रीड कर करके अगर उसको बना रहा है तो उसको एक्सक्लूसिव राइट मिलना चाहिए। मतलब क्या, उसको उसका एक्चुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो प्रोटेक्ट करने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा आपके ट्रिप्स के प्रिंसिपल्स को एज वेल एज आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल्स को थोड़ा बहुत बैलेंस करने के लिए इंडिया ने 2001 में ये आपका प्लांट वेराइटी एंड आपके ब्रीडर्स और जो बाकी लोग हैं उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया हुआ है। तो एज अ प्लांट वेराइटी आप लोग उसको रजिस्टर करके उसका एक्सक्लूसिव राइट क्लेम कर सकते हो कि आंसर इज यस, बट पेटेंट को आप लोग ले सकते हो क्या प्लांट वेराइटी पे? आंसर इज नो। ओके, तो इसके लिए अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो सिंपल है फिर, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड। सिंपल आंसर इज नो। इन इंडिया देर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड, गलत है ये, ठीक है। प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया, आंसर इज यस, बिकॉज आपके प्लांट वेराइटीज आपके प्लांट वेराइटी के एक्सक्लूसिव राइट में आप लोग जाते हो, उसको आप पेटेंट नहीं करा सकते हो, आप उसको इंटेलेक्चुअली प्रोटेक्ट करवा सकते हो। तो प्लीज इस चीज को अच्छे से समझ के लीजिएगा, प्लांट वेराइटीज अलग होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अलग होता है, ट्रेडमार्क अलग होता है, कॉपीराइट अलग होता है। इन सबको आप लोग जो है वो घिसा मेरा घिसपिट के एक ही आंसर में मत बना दीजिए यहाँ पे, और इसका थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो क्लियर करता हूँ। तो एंटायर इशू क्या है, 1994 में हम लोगों ने ट्रिप्स साइन किया था। ट्रिप्स क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो देता है, क्योंकि वो रिसर्चर्स बेचारे इतना सारा अपनी जान जोखिम में डाल के, इतना सारा पैसा वगैरह बहा के ये सब जो रिसर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि इन लोग जो है बाद में कल को जाके इसका प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सके। तो ये प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर सके, इसलिए हम लोग जो है वो इनोवेशन प्रमोट करते हैं। तो ऐसा हम लोगों ने ट्रिप्स साइन किया था। ऐसा ही हम लोगों ने प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट कन्वेंशन जो है, इसको भी हम लोगों ने साइन किया था, बिकॉज आप लोगों को पता है प्लांट वेराइटीज को हम लोग पेटेंट नहीं कर सकते, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करवा सकते हो क्या प्लांट वेराइटीज को? आंसर इज यस। और इसके लिए हम लोगों ने यूपीओवी जो है वो 2002 में साइन किया। तो 1994 में ट्रिप साइन किया, 2002 में यूपीओवी साइन किया, और ये दोनों भी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है तो वो आपको देते हैं थोड़ा बहुत प्लांट राइट्स, प्लांट वेराइटीज के ऊपर में। तो member countries had to introduce restriction on the free use and exchange of the seeds by the farmers unless the breeders were remunerated। तो ये बेसिकली इसका एम था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि आपने 1992 में एक कन्वेंशन साइन किया था जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसमें क्या बोला था कि आपका प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ द फार्मर बिफोर द यूज ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग बेसिस जो है वो आपको करना पड़ेगा। ये आपका इसमें आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में बोला हुआ है। इसके अलावा एक और ट्रीटी साइन हुई थी 2001 में, जिसमें था इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर वेराइटी, जिन्होंने फार्मर्स के राइट जो है टू सेव द सीड, टू यूज द सीड, टू एक्सचेंज द सीड, टू सेल द सीड, ये जो है ये आपके प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि आपका ट्रिप्स में और आपका दूसरा है यूपीओवी में, तो एक साइड पे आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप लोग कंपनीज का या फिर ऐसे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट्स आप लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट करने चाहते हो। बट इससे क्या हो सकता है, किसानों को हम लोग जो है वो परेशान कर सकते हैं। तो अब हम क्या करें? तो उसके लिए इन्होंने एक सिंपल सा ऑप्शन निकाला, वो था कि इन लोगों ने एक तो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और दूसरा था आपका ITPGRFA, तो ये साइन किया। तो इनको अपने को बैलेंस करना था। इनको बैलेंस हम लोगों ने कैसे किया? तो इंडिया ने इसको बैलेंस किया आपके एक नया लेजिस्लेशन लाके, जिसका नाम था आपका प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट। ओके, तो प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट दोनों के भी आप लोग यहाँ पे मैनेज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से फार्मर के राइट आपके मैनेज होंगे और यहाँ से आपके जिन लोगों ने ऐसे इनोवेशन किया है उसका। तो इसके लिए आप लोग 2001 में हम लोग जो है वो एक्ट लेके आए। ओके, और इससे क्या होगा कि अब ये प्लांट वेराइटी जो है बनाने के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज मोटिवेटेड रहेगी। तो अब पेप्सिको ने फिर अपनी वेराइटी डेवलप कर ली, और एक्चुअली पेप्सिको ने FC5 जो है ये बनाया, जिसमें एक्चुअली इसमें सिर्फ 80% वाटर कंटेंट होता है और बाकी इसकी ग्रोथ वगैरह काफी अच्छी होती है, और इसका सप्लाई वगैरह भी इसका अच्छा खासा बना हुआ हो रहा था। लेकिन बाकी फार्मर जो है विदाउट कंसेंट ऑफ
पेप्सिको उसको यूज करने लग गए। पेप्सिको ने सबको 1 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया, बोला मैं जा रहा हूँ कोर्ट में और 1 करोड़ रुपए तुमको अब मुझे देने पड़ेंगे एज अ कंपनसेशन। तो फार्मर जो है वो रोने लग गए। फार्मर्स बोले कि हम लोग कहाँ से भरेंगे, हम तो गरीब फार्मर है वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं फिर बात आ रही थी कि फार्मर्स के राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंडर में इन लोगों को, फार्मर को सीड जो है वो सेव करने का हक है, चाहे कोई भी हो उनके पास में। और दूसरी तरफ में पेप्सिको का आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी सेव करने का ज्यादा जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने भी बोला कि जान दे पेप्सिको, बिना फालतू इस मैटर को बढ़ाओ मत और सुमड़ी में जो है आप इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि नो डाउट आपको प्लांट वैरायटी का प्रोटेक्शन मिला हुआ है 2031 तक के लिए, लेकिन स्टिल थोड़ा सा फार्मर्स का आप ध्यान रखो। और फिर ये पेप्सिको ने बाद में केस जो है वो पीछे ले लिया होगा। तो अभी जो भी अन अकेडमी के लेक्चर पे आप लोग जो है मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर ये कैसे हुआ वगैरह, पेप्सिको कैसे जा सकता है जबकि प्लांट वैरायटी को हम लोग पेटेंट नहीं कर सकते। पेटेंट नहीं कर सकते हैं बट प्लांट वैरायटी का प्रोटेक्शन तो करवा सकते हो ना, तो इसलिए इन लोग गए थे। तो यही है आपका पूरा का पूरा इशू। और डॉक्टर स्वामीनाथन का भी बोलना था कि जब ऐसे कभी हो कि प्लांट वैरायटी में और फार्मर राइट में अगर कहीं पे क्लैश हो जाए, तो ऑब्वियसली फार्मर राइट को जो है वो ज्यादा थोड़ा सा प्रेफरेंस जो है वो दिया जाने वाला है। सो दैट वाज दिस होल इशू, एंड इसीलिए इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जब हुई थी तो उस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया था, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर, और क्वेश्चन नंबर 58 जो है वो आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है। गाइज मैंने आपको बोला हुआ है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए आपके पास में सिर्फ एक ही भगवान है, और वो है शंकर भगवान। शंकर भगवान ने एकदम क्लियरली दिया हुआ है यहाँ पे कि आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या चीजें जो है वो आपकी दी हुई है। तो ये देखो, प्रोहिबिशन ऑफ लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट कहाँ कहाँ पे नहीं करना है, रेस्ट्रिक्टिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, ये वो, तो सारे रेस्ट्रिक्शंस वगैरह जो बताए हुए हैं। तो इससे आप लोग ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट लगा ही सकते हो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या बोलता है। इट लेज डाउन द स्टैंडर्ड फॉर एमिशन डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस, ऑब्वियसली अदरवाइज आप लोग ईपीए क्यों लेके आए हो। ओके तो इसमें अगर आपने थोड़ी बहुत भी अगर शंकर आयस को ठीक से पढ़ा हुआ है तो उसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज शंकर को भगवान मान के ही आप लोग जो है वो पूजा कीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए। ओके तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट होता ही है। बाकी थोड़ा सा ब्रॉड ऑब्जेक्टिव में अगर हम लोग जाके देखें तो it state the requirement of the public participation in the process of environmental protection and procedure and manner in which it is sought। तो थोड़ा सा पब्लिक पार्टिसिपेशन वगैरह जो है उसको कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है उसके बारे में थोड़ा बहुत इसमें बताया हुआ होगा। तो ऑब्वियसली इतना बड़ा एक्ट आपने बनाया उसमें थोड़ी बहुत ऐसी प्रोविजन दी ही होंगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो बनता है सी। नो डाउट ये आपका डायरेक्ट आप लोग नहीं लगा सकते हो, बट आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है एंड ब्रॉडेंड थिंकिंग पे सोचना है, तब अगर आप लोग ऐसा करो तो आपका आंसर जो है वो सी आ जाने वाला है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, और क्वेश्चन नंबर 59 आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का था। विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मल्टीपल आपको दिए हुए थे। अगेन गाइस सीधा बताता हूं, मेरे अगेन करंट अफेयर्स के स्लाइड से सीधा का सीधा ये क्वेश्चन जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ था। मैंने उनको ये तक बोला हुआ था कि आपको जो है वो तीन ग्रेड्स में जो है वो डिवाइड करना होगा, वेट होगा, ड्राई होगा एंड आपका डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट होगा। तो इसमें जो है आप लोग फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर सकते हो। द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल एंड टाउन्स एंड ऑल द इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स ओनली। तो यहाँ पे ओनली आने की वजह से ये गलत हुआ। मैंने यहाँ पे बोला था कि रूल जो है वो एक्सपांड कर दिए हैं। अब आपके सेंसस टाउन, नोटिफाइड एरिया, टाउनशिप एरियाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द रेलवेज, एयरपोर्ट, एयरबेस, तो हर तरफ में जो है इसको प्रमोट किया गया है। और इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द वेस्ट जनरेटर दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव्ड इन अनदर डिस्ट्रिक्ट। तो अगेन थोड़ा सा इलॉजिकल ये आपका लग रहा है कि ऐसा क्या है भैया, आपका वेस्ट इधर से उधर क्यों नहीं जा सकता, अगर वेस्ट प्लांट आपका दूसरी जगह पे तो क्यों नहीं जाएगा। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर जो वो बनता है सी, और इसमें इलेबोरेट क्राइटेरिया जो है वो दिए हुए। अब आपको लगेगा कि सर ये तो एक्सट्रीम में नहीं आता है क्या, आंसर इज यस, बट ये एक्सट्रीम के एक्सेप्शन में भी तो आता है, 20% में आता है, और यही आपका दिया हुआ भी है। ओके सो गाइज इसको प्लीज अच्छे से याद रखिए। और एक इससे रूल क्या समझ में आ रहा है, अगर आप मेरे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो, चाहे फ्री वाले या फिर अगेन पेड कोर्सेस, तो आपके पास में सिर्फ एक ही रूल है, मेरी स्लाइड्स भी जैसे शंकर भगवान है वैसे ही मेरी स्लाइड्स भी आपके लिए भी भगवान ही है। अच्छे से पढ़िए उसको, कहीं पर भी कोई भी चीज जो है मिस नहीं करनी है, हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज जो है वो उस पर काफी ज्यादा जोर दीजिए। तो ये सीधा का सीधा क्वेश्चन उसमें से रिफ्लेक्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60 अगर हम देखें तो वो है आपका इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल रूल्स 2018। अब आप लोग बोलेंगे सर ये कहां से पूछ लिया, तो एक्चुअली ऐसा रूल जो है वो आपका बना हुआ था और इसका नोटिफिकेशन लेबर मिनिस्ट्री ने दिया भी था। तो आपको कभी कभी वेबसाइट भी जो है वो फॉलो करने होते हैं गवर्नमेंट के।
लेकिन गाइज इतना सब करने बैठोगे तो शंकर भगवान की पूजा कब करोगे, लक्ष्मीकांत भगवान की पूजा कब करोगे, एनसीईआरटी देवी की पूजा कब करोगे, तो इन सब का कब करोगे। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन जो है फिर ये आपके उन 10 क्वेश्चंस में से आते हैं जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हो सके तो अब इसको लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मैंने इसको लॉजिक से ही सॉल्व किया। देखो इसमें क्या बोल रहा है आपका, ओके। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि इफ रूल्स फॉर, मतलब आपका इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, एक आपको पता है कि हमारे यहाँ पे लेबर लॉस का बहुत ज्यादा इशू है, तो लेबर लॉस की वजह से कंपनीज वगैरह जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत लेबर लॉस को ईज कर सकते हैं। तो ये ईज करने के लिए हमने क्या किया, if rules for fixed term employment are implemented, it becomes easier for firms to lay off the workers। सिंपल है, आजकल ये टर्म एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा चर्चा में चल रही है। मतलब क्या, इनको बोल दिया है कि 3 साल के लिए तुम जो है हमारे साथ में काम करोगे, उसके बाद में अगर हमको लगा कि तुमको रखना है तो हम आगे तुम्हारा टर्म जो है वो एक्सपांड करेंगे, अदरवाइज अगर हमने तुमको कोई कम्युनिकेशन नहीं किया देन हमारा जो रिलेशनशिप होगा वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। ओके तो ऑब्वियसली इट लॉजिकली मेक सेंस, तो इसके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। और बाकी अगर आप टेम्पररी वर्कमैन हो, ठीक है, तो आपको विदाउट नोटिस भी जो है वो टर्मिनेट किया जा सकता है क्या, आंसर इज यस, क्योंकि हमको थोड़ा सा लेबर लॉस जो है उनको हमको ईज करना है, इंडस्ट्रीज के लिए ईज करना है, इसलिए मैंने इसका आंसर जो है वो बोथ करेक्ट लगाया हुआ था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, और ये आपका इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट वगैरह आया हुआ था इंडियन एक्सप्रेस में, बट हर एक चीज ऐसी आपकी पॉसिबल नहीं हो पाती है कभी कभी, तो अगेन मैंने बोला कि इनके पीछे फिर आप नहीं भागो तो भी चलेगा। ओके ये आपकी मार्च 2018 की न्यूज है, ठीक है। तो 2 साल का ही नहीं है, वो आपको करंट अफेयर्स कवर करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, ये आपका बेसिक्स है बैंकिंग का, इसमें तो मैं कुछ आपको एक्सप्लेन भी नहीं करने वाला हूँ, ये तो आपके ए टाइप के क्वेश्चंस में ही आता है। अगर आपको नहीं आता है ये वाला चीज तो फिर या तो आपको जो इकोनॉमी सिखा रहा है उससे आप अच्छे से सीखे नहीं हो, या फिर जरूरत है अब आपको नीरव सर की। तो हमारे इंस्टीट्यूट में एचवी देसाई में नीरव सर सिखाते हैं इकोनॉमिक्स, जो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर करते हैं। अदरवाइज आप लोग अनअकैडमी पे चाहो तो मृणाल सर के भी अच्छे से वीडियोस देख लीजिए, वहां पे आपके ये सारे कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएंगे। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है, मैं एक्सप्लेनेशन में डील भी नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज लीड बैंक स्कीम ही इसका आंसर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर, और क्वेश्चन नंबर 62 है आपके माइनर मिनरल से रिलेटेड। तो यूजुअली जो भी अगर एनसीईआरटी वगैरह पढ़ता है तो वहां पे उनको माइनर मिनरल, मेजर मिनरल ये सब पता चल ही जाते हैं, बट स्टिल अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा लॉजिक बेस्ड है, पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसमें जो अपने ऑप्शंस है, आपके ऊपर समझो एक तीर फेंका गया, दूसरा तीर फेंका गया, तीसरा तीर फेंका गया, मैंने इन तीनों तीरों को इन्हीं से लड़वाया और इसका करेक्ट आंसर जो निकालने की कोशिश की। पहले पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है, सैंड इज माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। पता नहीं, पता है पता नहीं, अगेन छोड़ दो। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज फॉर माइनर मिनरल्स, बट पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द रूल्स रिलेटिंग टू ग्रांट ऑफ द माइनर मिनरल लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मे बी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होने वाला है, क्योंकि माइनर मिनरल इनको जो है वो दे दिए गए हैं, बट यहाँ पे मुझे सेकंड स्टेटमेंट पे थोड़ा सा डाउट होने लग गया। रीजन बीइंग अभी क्या बोल रहा है कि स्टेट का अगर वो पूरा का पूरा आपका लॉ है, ओके, तो स्टेट अगर उसको हैंडल करने वाले हैं तो रूल्स भी तो स्टेट बनाएंगे ना, क्योंकि महाराष्ट्र में अलग सिचुएशन होगी, गुजरात में अलग सिचुएशन होगी, तो फिर सेंटर रूल बना के इनको इंप्लीमेंट करवा के क्यों देगा। और सेंटर के पास पहले ही बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, मेजर मिनरल्स पे वो काम करेगा, तो माइनर मिनरल्स पे फिर मुझे लगा सेकेंड स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा गड़बड़ है, बिकॉज इसने कुछ तो उल्टा सीधा ये करने की कोशिश कर रहा है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है स्टेट गवर्नमेंट, ओके, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेलेंट इलीगल माइनिंग ऑफ द मिनरल्स। तो कहीं ना कहीं मैंने इसको थोड़ा सा मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट से कवर कनेक्ट किया। मैं बोला मेजर पोर्ट जो है उस पे सारा का सारा हक जो है वो सेंटर का होता है, माइनर पे जो है वो पूरा का पूरा आपका स्टेट का हक होता है, तो ऑब्वियसली उसके रूल्स वूल्स जो होंगे वो यही बनाएगा। मैंने बोला पक्का इसका आंसर विदाउट एनी डाउट 1 और 3 ओनली आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 2 ने बहुत ज्यादा गड़बड़ मुझे लग रही थी। 2 में मुझे गड़बड़ क्यों लग रही थी, बिकॉज ये रूल्स कोई बना रहा है, इंप्लीमेंट कोई और कर रहा है, और माइनिंग लीज कोई और दे रहा है, तो मैं बोला 2 जो है वो गलत है। अगेन मुझे परफेक्ट पता था क्या आंसर इज नो, बट मैंने आपको बोला कभी कभी आप शांत दिमाग से अगर खेलो तो आप इन ही ऑप्शंस को एक दूसरे से लड़वा सकते हो और आप अपना काम बनवा सकते हो, और ऐसे यहाँ पे ए मेरा जो है वो करेक्ट आंसर आया था।
ठीक है। सो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर, और क्वेश्चन नंबर 63 ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस है। आजकल यूपीएससी बहुत ज्यादा ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे का वो अपेंडिक्स और उसका डेटा वगैरह थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देखना अब अपने लिए जरूरी बन जाता है। बाकी बाकी अगर आप लोग थोड़े भी सिंसियर कैंडिडेट हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि एक्सटर्नल डेप्ट जो है उसको सिर्फ और सिर्फ आप लोग ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट आप लोग क्यों यूएस डॉलर में डिनोमिनेट करोगे। आप लोग जो है वो एसडीआर भी लेते हो, आप लोग येन के कंटेक्स्ट में भी करते हो, आप लोग यूरो के डॉलर यूरो के इसमें भी डील करने वाले हो, तो क्यों आप लोग सारा का सारा यूएस में आप लोग डिनोमिनेट करने वाले हो। आंसर इज क्लियरली नो। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका उड़ने ही वाला है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते ही आपके पास में बचने वाले हैं दो ऑप्शन। तो अब ये हो गया कन्वर्ट 50-50 क्वेश्चन में। अब 50-50 क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज। तो भैया ज्यादा आपका एक्सपोर्ट से कौन डील करता है, गवर्नमेंट डील कर रहा है या आपके प्राइवेट एंटिटीज डील कर रहे हैं। ऑब्वियसली आंसर इज प्राइवेट एंटिटीज। तो इसके लिए ये वाला आंसर भी आपका गलत होता है, और करेक्ट आपका आंसर आता है वो है डी, दैट इज नीदर वन नॉर टू। और अगर आप थोड़ा बहुत अच्छे से न्यूज को पढ़ते भी हो तो वो बहुत सारे न्यूज में, जैसे कि ये आपका बिजनेस स्टैंडर्ड में दिया हुआ है थोड़ा सा आर्टिकल, उसमें इन लोगों ने कवर किया हुआ है कि कमर्शियल बोरोइंग जो है अगर आप उसको देखो तो इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द एक्सटर्नल डेप्ट। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे और भी दिया हुआ है कि हमारा डेप्रिसिएशन वगैरह हो रहा है यूएस डॉलर का, तो हमारा इंडियन रुपी हम लोग किस किस में डोमिनेट कर रहे हैं, डिनोमिनेट कर रहे हैं, एसडीआर, येन, यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग, तो इतने सब हम लोग यूज कर रहे हैं। मतलब देखो एकदम छोटी सी सिंपल न्यूज से भी कभी कभी आप लोग इकोनॉमी के सेक्शन से कैसे इसको समझ सकते हो। ऑब्वियसली कल जब आप ऑफिसर बनोगे आपको इतने बड़े बड़े इकोनॉमिक इश्यूज जो वो समझ कर लेने, आप अगर ऐसे थोड़े छोटे मोटे एकदम टुच्चे से फैक्ट्स अगर आप लोग डर के इसको छोड़ रहे हो तो अगेन आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कमर्शियल बोरोइंग क्या है, हम लोग क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, कितने हमारे एनआरआई के डिपॉजिट है, कितना हमारा लॉन्ग टर्म है, कितना हमारा शॉर्ट टर्म क्रेडिट है। ये सब भी थोड़ा बहुत एटलीस्ट रफ रफ तो भी दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए अगर एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं पता है तो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे, और गाइज अगर ये आपका गलत भी होता है तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। रीजन बीइंग अगेन किसी भी इकोनॉमिक के बेसिस पे आपको एसेट एंड लायबिलिटी सिखाया जाता है। एसेट क्या है आपके, एसेट बैंक्स के वो होंगे जो बैंक्स आगे जो है लोन आपके एडवांस करने वाला है या इन्वेस्टमेंट करने वाला है, या अगेन आपका अलग अलग जगह पे मनी जो है वो भेजने वाला है। लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी उसकी डिपॉजिट होती है। बैंक्स की लायबिलिटी क्या है, बैंक्स की लायबिलिटी डिपॉजिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ द कमर्शियल बैंक। क्लियर कट आंसर इज डिपॉजिट्स, क्लियर कट आंसर इज डिपॉजिट्स। अगर ये आपको नहीं जम रहा है इसका मतलब है आपको अपने इकोनॉमिक्स के बेसिक्स अभी भी सुधारने की जरूरत है आपके। अब आप मेरे से पूछोगे सर सोर्सेस या तो आप नीरव सर के अगेन कुछ लेक्चर जो है वो हमारे अनअकैडमी पे फ्री, सॉरी अनअकैडमी नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल और नीरवदा पे आपको मिल जाएंगे, तो वो देख सकते हो। अदरवाइज आप लोग जो है मृणाल सर के लेक्चर्स भी देख सकते हो अनअकैडमी पर, या फिर अगर आप लोग चाहते हो तो आपको इसमें आप लोग जो है वो रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हो। तो रमेश सिंह की बुक भी काफी अच्छा कवर करती है, और एक शंकर गणेश करके का बुक है वो भी आजकल काफी ज्यादा हिट है, और वो इकोनॉमी के सोर्सेस के लिए काफी अच्छा है। बाकी मेरा तो बोलना है कि इकोनॉमी जितना हो सके उतना न्यूज़पेपर से कवर करो, बहुत मजा आएगा आपको। और कल को अगर समझो यूपीएससी एस्पिरेंट बनने के बाद में अगर आप यूपीएससी क्लियर भी नहीं करते हो तो भी गाइज मैं आपको एक बताता हूँ, आप लोग कल को शेयर मार्केट में जाओगे, आपको बहुत सारे आप लोग जो है पैसे कमा सकते हो इन सब इकोनॉमिक्स के बेसिस की वजह से। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं फाइनेंस में एमबीए कर लेता हूँ। तो इकोनॉमिक्स जो है वो वैसे ही बेसिक है, हर एक लाइफ के लिए बेसिक है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, इसलिए अच्छे से कवर कीजिएगा। ओके, मैं तो बोलूंगा सबसे बेस्ट है, नीरव सर से अच्छा और इजी कोई नहीं सिखाता है आपको। हमारे नीरवदा चैनल पे जो यूट्यूब का अगेन हमारा सिस्टर चैनल है उस पर आप जाइए, आपको पूरा का पूरा नीरवदा के लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे। इनफैक्ट अभी कुछ लेक्चर्स आपके फ्री में अपलोड भी किए हुए हैं सर ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका अगेन ऐसा ही ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन। तो in context of India, which of the factor is contributor for reducing the risk of the currency crisis? तो करेंसी क्राइसिस उस टाइम पे बहुत ज्यादा चल रहा था, खास करके 2018 के पीरियड में। तो एक तो क्या हो रहा था, आपके ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़े जा रहे थे, और दूसरा ये चाइना एंड यूएसए में जो है वो लड़ाई वगैरह चल रही थी, तो इससे आपका ना एक्सपोर्ट मार्केट भी ऊपर नीचे कंटिन्यूअसली हुए जा रहा था। तो इसकी वजह से हमारी करेंसी कंटिन्यूअसली डिप्रिशिएट हुए जा रही थी। इसलिए फिर
यूपीएससी ने इस पे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं करेंसी क्राइसिस पे, एक ही साल में। ओके 2019 में इस पे 2 क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं। तो ये मैंने एक्चुअली हमारे मेंस के पीरियड में मैंने हमारे स्टूडेंट्स को सिखाया हुआ था कि भैया करेंसी क्राइसिस बहुत ज्यादा चल रहा है, उस पे यूपीएससी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पक्का पूछेगी। सो इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटर ऑफ द रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द करेंसी क्राइसिस। आपको करेंसी क्राइसिस हैंडल करनी है, आपको सोल्यूशन देना है, तो आप लोग क्या करने वाले हो? नो डाउट रेमिटेंसेस आएंगे, तो उससे क्या होगा, रेमिटेंसेस आने के बाद में आपके पास में जो है वो डॉलर्स की इनकम बढ़ने वाली है, तो कहीं ना कहीं बचाएगी क्या? आंसर इज यस। द फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ द आईटी सेक्टर, अगेन आंसर इज यस। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसका कोई लेना देना नहीं है, आंसर इज नो। ओके तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। 3 को जैसे ही आपने उड़ाया तो आपके पास में सॉरी 2 को जैसे ही आपने उड़ाया, 2 को जैसे ही आपने उड़ाया तो आपके पास में ये 2 ऑप्शंस बचते हैं और उसमें से करेक्ट आंसर आएगा फिर आपका बी। ओके सो आई सपोज इतना सबको पता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, और क्वेश्चन नंबर 66 आपके गवर्नर रिलेटेड है। अगेन इसमें आपका लक्ष्मीकांत भगवान है। ओके तो लक्ष्मीकांत भगवान की पूजा कीजिए, अच्छे से उसको पढ़िए, ऊपर से नीचे तक पूजिए, महाभारत में आपकी विजय अवश्य होगी। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि गवर्नर जो है वो अगर हो सके तो पॉलिटिकल लाइन का नहीं होना चाहिए, डिटैच होना चाहिए। कौन से कमीशन ने रिकमेंड किया हुआ है आपको पता होना चाहिए। हमारे पास में अलग अलग कमीशन है, इसमें अगर सरकारिया कमीशन और एक दूसरा कमीशन है हमारा पुंछी कमीशन, जो अभी रिसेंटली स्टैब्लिश हुआ था। अगर पुंछी कमीशन भी लिख दिया होता ना, फिर तो आपकी पक्की बैंड बजनी थी। ओके फिर तो आपकी बैंड बजनी थी, क्योंकि आपको परफेक्ट आंसर निकालना मुश्किल होता। लेकिन गाइज जब आपका सिर्फ सरकारिया कमीशन आंसर दिया है, तब आपके पास में दिमाग में ऑटोमेटिकली आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, और वो है आपका सी। ओके तो ये सरकारिया कमीशन 1983 का है, उसने ये वाली चीज जो है वो रिकमेंड की थी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इश्यूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसी इन्वेस्टर who want to be part of the Indian stock market without registering themselves? इसका आंसर आपने बहुत बार सुना होगा। इनफैक्ट पी नोट्स को हम लोग जो है वो बैन करने की बात कर रहे थे, वो भी चर्चा में चल रहा था, इसके लिए इसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है पी नोट्स। ओके ये आपके आप लोगों ने मल्टीपल जितने भी यूपीएससी की कोई भी अगर आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे, वो चाहे विजन के हो, वो चाहे इनसाइट्स के हो, ये चाहे विजन दृष्टि के हो, वो चाहे आपके फोरम आईएएस के हो और किसी के हो, जिसके भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, उसके बेसिक्स में आपका पक्का से ये वाला चीज जो है वो कवर करवा दिया होगा। अगेन ये तो आपका करेक्ट होना ही चाहिए था, टाइप ए वाले क्वेश्चंस में से आता है। पार्टिसिपेटरी नोट के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एक्ट के रिलेटेड। गाइज आई एम प्राउड टू अनाउंस कि मैंने ये पूरा का पूरा अच्छे से सब सिखाया हुआ था। मैंने इनको बताया था कि इस एक्ट में जो है वो क्या किया गया है। आपके 2 अथॉरिटीज बनाए गए हैं, एक तो आपका कैंपा स्टेट लेवल पे बनेगा, एक आपका कैंपा नेशनल लेवल पे बनेगा। तो नेशनल और स्टेट लेवल पे बनेगा, एंड उसके बाद में आपका फंड भी बनेगा। तो कैंपा का फंड आपका अलग से बनेगा, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड जो है वो अगेन अलग से बनेगा, जो स्टेट लेवल का होगा, एंड यूनियन लेवल का अलग होगा। ये पूरा मेरे करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से कवर्ड था, इंक्लूडिंग मैं आपको सामने ऐसे कैसे स्लाइड्स लेके आया। मैंने उनको रूल्स भी सिखाए थे, क्योंकि रिसेंटली 2018 में ही रूल्स आए हुए थे, इसलिए मैंने रूल्स और एक्ट सब कुछ कवर किया हुआ था। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एज पर द लॉ कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल। आंसर क्लियर कट यस है, लेकिन पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन द कंपनसेशन अफॉरेस्टेशन एग्रीमेंट कैरिड आउट अंडर द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट। आंसर इज नो। इवन मैंने इसका आंसर सी लगाया था। ये वन ऑफ द क्वेश्चन है जहां पे मेरा भी गलत हुआ, बिकॉज मुझे पहला क्वेश्चन तो पता था, पहला स्टेटमेंट पता था, सेकेंड स्टेटमेंट पे मैंने बोला यार अभी थोड़ी देर पहले ही एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हुआ है, उस एक्ट में मैंने ये बोला है कि भैया जितना हो सके पीपल पार्टिसिपेशन आप लोग जो है वो कीजिए। बट मैंने इसमें एक चीज देखना मैं भूल गया, वो था मैंडेटरी। तो ये मेरी खुद की गलती थी कि मैंने इस एक्सट्रीम वर्ड पे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी, तो मैंडेटरी नहीं करोगे यार तुम, अगर वो गवर्नमेंट की मर्जी है कब करना है कब नहीं करना है, तो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम शुड बी कैरिड आउट अंडर द कंपनसेटरी। तो मैंने कवर तो करवाया, बट इवन मेरा भी गलत था। बट एज आई सेड, मुझे जो मैं 77 अटेम्प्ट कर रहा हूँ और जो मैं 93 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, उसमें से 77 में करेक्ट कर सकता हूँ, 16 में रॉन्ग कर सकता हूँ, तो वन ऑफ द रॉन्ग मुझे अलाउड है। तो ये मेरा भी रॉन्ग था, मैंने सी लगाया, बट इसका करेक्ट आंसर ए था। बट इतना मुझे पता था कि ऑप्शन में 50-50 में खेल रहा था, कभी कभी आपका 50-50 सही हो जाएगा, कभी आपका 50-50 गलत होगा। तो वन ऑफ द ये एग्जाम्पल है, मैं ये जानबूझ के आपको बता रहा हूँ कि
भले ही मेरे स्लाइड का है, भले ही मैंने सीखा है, बट मेरा भी गलत हो सकता है, इसमें कोई शर्म वाली कोई बात नहीं है। और बट मैंने उसको अपने रिस्क कवरेज में रखा हुआ है ताकि उसमें कोई मुझे इश्यू ना हो। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 69 पर। और क्वेश्चन नंबर 69 आपका डील करता है, अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपके टाइप ए क्वेश्चन में आता है। आप खुद सोचिए, आपका यहाँ क्या बोला हुआ है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स कौन है। तो अगेन आपको बता दूं, जीएस2 में आप लोगों को सिलेबस में कंप्लीटली मेंशन किया हुआ है, आपके रेगुलेटर्स वगैरह के बारे में बताइए वगैरह। तो मुझे एक चीज जो अच्छे से समझ में आ गई है कि मेंस का सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ के रखिए और मेंस का सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करके रखिए। इसमें से आपसे पूछ रहे हैं कि रेगुलेटर्स जो है उन पे, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग review the independent regulator in sector like telecommunication, insurance and electricity. Okay, तो आपके ट्राई हो गया या फिर आपका इंश्योरेंस एडा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के आपके बोर्ड वगैरह हो गए, इनको रेगुलेट कौन करने वाला है। फाइनेंस कमीशन का क्या लेना देना है भैया, फाइनेंस कमीशन को सिंपल काम दिया हुआ है। नीति आयोग जो है, मे भी यहाँ पे लगे कि नीति आयोग रेगुलेट करे, बट आपको पता होना चाहिए नीति आयोग रेगुलेट नहीं, ये मेनली पूरी पूरी रिकमेंडेटरी बॉडी है। बट स्टिल आप लोग अगर कंफ्यूज हो तो भी। और दूसरी बात, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये कमीशन स्टैब्लिश हुआ था जो आपको रिकमेंडेशंस देने वाला था, ये क्यों आपका रिव्यू करते बैठेगा या रेगुलेट करते बैठेगा। तो आप लोग जो है वो 3 को अगर उड़ाओ तो 3 को उड़ाते ही आपके पास में बचेंगे ए या फिर आपके पास में बचेगा डी। अब आप खुद सोचिए, पार्लियामेंट को आप लोग रेगुलेटरी पावर पे आप लोग ज्यादा पहले फोकस देने वाले हो या आप लोग नीति आयोग को ज्यादा पावर देने वाले हो। अगर आप ऐसे कंफ्यूज भी थे, समझो आपने फाइनेंस कमीशन उड़ा दिया है, फाइनेंस कमीशन को उड़ाते ही आपका ये 2 ऑप्शंस गया, ए बचा है और ये बचा है, इसमें भी आप कंफ्यूज हो कि भैया या तो ये करेक्ट है या फिर ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। तो इसमें से जब पार्लियामेंट की बात आ रही है तो पार्लियामेंट को प्रेफरेंस दोगे या नीति आयोग को प्रेफरेंस दोगे। बट ऑब्वियस, अगर आप लॉजिक लगाओ तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को प्रेफरेंस देना है, और इसके लिए इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा ए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर, और क्वेश्चन नंबर 70 आपके 5 ईयर प्लान से डील करता है। मैंने एक्चुअली क्वेश्चन पेपर्स जो हमारे एचवी देसाई के जो बनाए हुए थे, उसमें मैंने 5 ईयर के पूरे प्लान्स उनको सिखाए हुए थे। उसमें उनको बताया भी था कि फर्स्ट में किस पे ध्यान दिया, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे। तो ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो है फैक्ट बेस्ड, इवन आजकल यूपीएससी उस पे पूछ रही है, तो मैंने ये ऑलरेडी सिखाया हुआ था, इसलिए मेरा करेक्ट होने ही वाला था, क्योंकि इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। सेकंड प्लान से हम लोगों ने इंडस्ट्री की तरफ मूव किया, फर्स्ट प्लान में हम लोग थोड़ा एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे थे, फिर हम लोग थोड़े चेंज कर दिया उसको। फोर्थ 5 ईयर प्लान में आपकी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आ चुकी थी और उन्होंने मेन फोकस किया कि जो भी आपका ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है, ओके, ये हो रहा है, इसको आपको रोकना होगा। और यही आपका एलिमिनेटिंग द पॉवर्टी जो है वो फिफ्थ फाइनल 5 ईयर प्लान में भी आपका एक्सटेंड हुआ। और ये फाइनेंशियल सेक्टर वगैरह को आप लोग रेगुलेट करने का आप लोग जो काम किए वो आपके 8th 5 ईयर प्लान में किए। मेरे को अच्छे से याद था, आपके सारे के सारे 5 ईयर प्लान आप लोग याद करके रखिए। इवन आपको महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बहुत अच्छे से पढ़ के रखना पड़ता है, और यूपीएससी के लिए भी अच्छे से पढ़ के रखो, बिकॉज में प्रीलिम्स में ना सही कहीं ना कहीं मेंस में तो पक्का यूज होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए आया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे, जो कि अगेन आपका थ्रो अवे क्वेश्चन था। आपने अगर मल्टीपल क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सॉल्व किए हैं, विजन सॉल्व किया है, फोरम आई सॉल्व किया है, उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते ही होते हैं। एंड नो डाउट मैंने अपने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में ये ऑलरेडी सिखाया हुआ था कि भैया AIIB जो है, ओके, तो उसमें आपके आउटसाइड द एशिया भी आपके मेंबर्स हैं। तो आपका 3 एलिमिनेट करते हैं, आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है 1 ओनली। बाकी इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर कैसे होगा, बिकॉज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो चाइना डोमिनेटेड बैंक है। चाइना डोमिनेटेड बैंक होने के बाद में नो डाउट इंडिया जो है वो उसका पार्ट है, बट वो उसका पूरा पूरा ओनर नहीं है या लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं है। तो इतना अगर आपको अच्छे से पता हो, आप लोग ए ओनली आंसर लगा सकते हो। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 72, एंड गाइस अगेन आई एम अगेन प्राउड टू अनाउंस कि इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट टॉपिक में सिखाया था, जो अरविंदास करंट अफेयर्स बैच थी 2019 की, उसमें मैंने प्रोजेक्ट सशक्त सिखाया था। मैंने बताया था कि सुनील मेहता कमेटी के सारे रिकमेंडेशन जो है उसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया हुआ है, जिसकी 5 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी थी। 5 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी में सेकेंड जो स्ट्रेटेजी हुआ करती थी वो बैंक लेड रेजोल्यूशन अप्रोच था, जिसमें 50 से 500 करोड़ तक का कैसे हैंडल करने वाले थे। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल एंटर इनटू इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट टू अपॉइंट एंड ऑथोराइज द लीड बैंक, और उसको इंप्लीमेंट करवाएंगे रेजोल्यूशन प्लान के लिए। ये मैंने मेरे जो बैंकिंग का फर्स्ट लेक्चर
फर्स्ट टॉपिक प्रोजेक्ट सशक्त था, उसमें अच्छे से सिखाया हुआ था, इसमें अगेन ऊपर नीचे होने की जरूरत भी नहीं थी। व्हाट वाज द पर्पस, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द पर्पस, अरे what was the purpose of intercreditor agreement signed by the Indian banks and financial institutions recently? इसका आंसर था to aim at faster resolution of stressed assets of 50 crore or more which are under the consortium lending। देखो गाइस, ऐसे जो है, मैंने आपको हर बार बोला है एज इट इज क्वेश्चन कोई रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला है, आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड यहाँ पे करना ही पड़ेगा। यहाँ पे 50 to 500 करोड़ मैंने बता दिया है, और इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट भी बताया हुआ है, अच्छे से सिखाया हुआ है, वही आपका उसमें रिफ्लेक्ट भी हुआ, और यहाँ पे यूपीएससी ने पूछा भी। बाकी टू लेसन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेरेनियल बर्डन ऑन द फिस्कल डेफिसिट, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसका इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट का क्या लेना देना है। टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन केस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लोन ऑफ द 50 करोड़ और मोर, अगेन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर वगैरह नहीं है, ये फास्टर रेजोल्यूशन करेगा। अगर आप अच्छे एक सीरियस कैंडिडेट हो तो आपका आंसर सिर्फ डी आएगा, और आपका आंसर जो है वो गलत नहीं होने वाला। ये मेरे स्लाइड्स। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। तो ये भी वन ऑफ द चीज है जिसको मैंने फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट टॉपिक में ही सिखाया था। जब मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट सशक्त सिखाया था, उसी टाइम पे मैंने बोला था कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनके एनपीएस कंटिन्यूअसली बढ़े जा रहे हैं। तो वो एनपीएस बढ़ने के लिए अगर उसको रोकना है हमको, तो क्या करना होगा, उसको रोकने के लिए हम लोग जो है, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रोकने के लिए हम लोगों को एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अपॉइंट करनी होगी, जो सारे के सारे चेयरमैन वगैरह को अपॉइंट करेगी, और वो था आपका बैंक बोर्ड ब्यूरो। ये आपके इंद्रधनुष मिशन में ऑलरेडी है, एंड दिस वाज ऑलरेडी टॉट इन द करंट अफेयर्स। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो में ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 7 पॉइंट एजेंडा, मतलब आपका इंद्रधनुष है, जिसमें आप लोग सबसे पहले अपॉइंटमेंट पे ध्यान दोगे, उसके बाद में बैंक बोर्ड ब्यूरो, कैपिटलाइजेशन, डिस्ट्रेसिंग, एम्पावरमेंट, परफॉर्मेंस एंड रिफॉर्म, ये 7 एजेंडास पे जो है वो बैंक्स काम करेंगे। गाइस, अगर ये आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे बैंक्स पर और एनबीएफसीज पर इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने बहुत अच्छा करंट अफेयर्स का लेक्चर लिया हुआ है। अगेन इट इज फ्री टू ऑल, आप लोग वो वाला लेक्चर देख सकते हो। आई एम फॉरगेटिंग द लेक्चर नंबर, बट मे बी 23, 24 एंड 25, ये 3 लेक्चर्स आपको मिलेंगे जो मेरे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं, आपको अगेन मेरे ही यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपके ये सब कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है, आप लोग पक्का उसको देख सकते हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। गाइज सिंपल बोलता हूँ, मैंने यहाँ पे हाथ खड़े कर दिया, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, मैं बोला भैया पता नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे सच में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप इन द बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं बोला मे बी हो सकता है, मे बी नहीं भी हो सकता है, आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं कि ये कब की है। तो बाद में मुझे पता चला कि एक्चुअली इट वाज ट्राई। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है आपका 2 एंड 3 ओनली। तो एक ही ऑप्शन अगर आपको अच्छे से पता होता तो भी आपका आंसर आ जाता, बट मुझे नहीं पता था। मैंने यहाँ पे रिस्क ही नहीं ली कि वन ऑफ द टास्क ऑफ द पीएनजीआरबी इज टू एंश्योर द कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑफ द गैस। मैं बोला मे भी हो सकता है अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द पीएनजीआरबी गो बिफोर द एपेलेट ट्रिब्यूनल, तो ये भी हो सकता है। तो मैं बोला 2 तो करेक्ट हो गई, तो 2 करेक्ट रखने वाला ऑप्शन में देखूं तो मेरे 3 थे, 33 में मेरे फॉल हो रहा था वो। बट मेरा यही प्रॉब्लम था कि मैं इस 33 में, मैंने आपको बोला है कि इसमें अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बेसिस पे आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोग जो अपना अटेम्प्ट लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। अगर आपका बहुत ही कम अटेम्प्ट है, फिर तो आपके पास में चॉइस नहीं बचता, आपको अटेम्प्ट लेना ही होगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 90 वगैरह अटेम्प्ट किए हुए थे, फिर मैंने यहाँ पे बॉदर नहीं किया, एंड आई जस्ट लेफ्ट दिस क्वेश्चन बिकॉज मुझे कुछ भी इसके बारे में आइडिया नहीं। ओके, तो इट्स बेटर। फिर ये 75 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरा सिखाने का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द पीपल ने मेरा साइंस एंड टेक कभी ना कभी अटेंड किया हुआ है। 5G टेक्नोलॉजी मैंने सिखाया था, उस टाइम पे थोड़ा बहुत इसके बारे में मैंने बताया था, बट अगेन ये थोड़ा सा अगर आपके पास में लॉजिक हो तो भी आप लोग जो है इसको मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं आपसे, LTE, ओके, जो आपका लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है, इज कॉमनली मार्क्ड एज 3G एंड VoLTE इज मार्क्ड एज द एडवांस्ड 3G। आंसर इज नो। आपको पता होना चाहिए ये VoLTE वगैरह का कंट्रोवर्सी खास करके तब चालू हुआ था जब जियो आपका उतरा हुआ था। तो जियो एक्चुअली VoLTE वगैरह यूज कर रहा था, और वो 4G टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था, इसलिए उसको सस्ता पड़ रहा था। लेकिन बाकी के लोग जो वो आपके 3G पे थे, तो
इसके लिए आपका वीओएलटी वाला स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया। फिर आपका दूसरा क्या बोल रहा है कि वीओएलटी जो है उसमें सिर्फ वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी होगी। अरे भैया वॉइस ओनली नहीं, इनफैक्ट इसमें वॉइस ओनली प्लस वॉइस के साथ में आपका इंटरनेट ये वो सब कुछ जो है वो आपका टेक्नोलॉजी होगा। तो आपका गलत था। एंड मेजरली अगर वीओएलटी डिपेंड भी करता है तो आपके डेटा पे डिपेंड करने वाला था। तो डेटा एंड वॉइस दोनों भी आपका होगा। जो भी आप लोग आज वीओएलटी यूज कर रहे हो, आपको पता है आपको स्पेसिफिक 4G फोन जो है वो लगता है, तभी आप लोगों का मोबाइल जो है वो जियो के सिम को वगैरह सपोर्ट करेगा। तो ये मुझे दोनों भी स्टेटमेंट जो है वो अच्छे से पता थे और इसलिए मैंने इसका आंसर डी सीधा का सीधा मार्क किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्वेश्चन नंबर 76 आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के रिगार्ड में है। मैंने आपको बोला है वल्नरेबल सेक्शन जो है उनको छोड़िए मत, डाउन ट्रोडन लोगों के बारे में यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछेगी, क्योंकि आपका काम है इन सब का उद्धार करना, इन सब की मदद करना। अगर आप वो नहीं करोगे तो आप लोग ऑफिसर क्यों बन रहे हो। तो एनीवेज आपको मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में पता ही होना चाहिए। और 2017 का ये एक्ट जो है वो अमेंड हुआ था, लेकिन इसके अमेंडमेंट में यूपीएससी ने अब ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि आप लोगों को लगा कि हाँ भैया ये जो है वो करेक्ट होगा। तो यूपीएससी मतलब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में क्या हुआ, 26 वीक्स का अब मैटरनिटी लीव जो है वो फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन जो है वो ले सकते हैं। 12 वीक्स मैटरनिटी लीव फॉर चिल्ड्रन बियॉन्ड द फर्स्ट 2, ओके, एंड 12 वीक्स लीव फॉर द मदर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड बिलो वगैरह वगैरह। तो ये सब इसमें दिया हुआ था। एंड नो डाउट क्रेशिया फैसिलिटीज वगैरह देनी है और उनको इतनी विजिट्स वगैरह देनी है, परमिटेड। तो परमिटेड मेक 4 विजिट्स ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स टू द क्रीशे, ऐसा कुछ आपके जो है वो सारे के सारे कंडीशंस आपके मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में जो है वो दिए हुए थे। और ये आपका अगेन देखो 2017 का ये जो है वो बना था आपका। और आपसे यूपीएससी 2019 में पूछ रही है, मतलब एक्ट वगैरह तो आपके 2 साल पुराने भी पूछ सकती है। तो एक्ट को किसी को भी इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप विजन से भी अगर अपना करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो, फिर भी आप लोग हो सके तो विजन के 2 साल के करंट अफेयर्स खास करके पॉलिटी की आप लोग देखिए, बिकॉज उसमें से मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जैसे कोई ना कोई क्वेश्चन पक्के छुपे हुए होंगे। तो आपने यहाँ पे 26 वीक देख लिया, आपको क्या लगा कि 3 मंथ जो है वो प्री डिलीवरी एंड 3 मंथ आपके पोस्ट डिलीवरी, तो ये हो जाएंगे आपके 26 वीक्स। बिकॉज ये रफली इट अमाउंट 26 वीक्स इज रफली 6 मंथ, बराबर है ना। आप डिवाइड वगैरह करके देखिए अगर आपका सीसैट अच्छा है तो रफली आपका 6 महीना हो जाता है। आपको लगा यार 6 महीना बोल रहे हैं सही है, 3 महीने ऐसा होगा 3 महीने ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। जिसको जैसे जब चाहिए वो 26 वीक्स अपने वैसे काउंट करवा सकती है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट को रॉन्ग करवाते ही आपके पास में बचेंगे 2 ऑप्शंस, या तो 2 ओनली या फिर 3 ओनली। वुमन विद 2 चिल्ड्रन गेट द रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट्स, आंसर इज यस, क्योंकि 2 से ज्यादा के लिए आपके कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। तो अगर 2 बच्चे तक हैं आपके, दूसरे बच्चे तक के लिए अगर आप करना चाहते हो तो 26 वीक का मिलेगा। बट अगर आपके पास में ऑलरेडी 2 बच्चे हैं ही, तब तो आपको 26 वीक्स उन 2 बच्चों के लिए मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर आपको सिर्फ 12 वीक का ही बेनिफिट मिलने वाला है। ऑब्वियसली क्यों है, बिकॉज हम लोग जो वो फैमिली प्लानिंग करवाना चाहते हैं, परिवार सॉरी मिशन परिवार विकास, उसके अंतर्गत में हम लोग हमारा पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहते। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। बाकी अगर आपको पता है मिनिमम 6 क्रीशे विजिट देनी है नहीं देनी है, इट जस्ट डजंट मैटर, ओके, इट जस्ट डजंट मैटर, क्योंकि आपका थर्ड स्टेटमेंट आपको पता है कि पक्का करेक्ट है, और ऐसे आपका राइट स्टेटमेंट जो है वो आएगा। तो देखो कम नॉलेज, अब मेरा एक्चुअली आप मेरे से पूछो कि सर आपको ये वाला एग्जैक्टली याद आ रहा था क्या, मैं बोला नहीं याद आ रहा था, क्योंकि मैंने इतना मुझे ये पता था कि कृषि विजिट हम लोग जो है वो डेली अलाउ करेंगे। बट ये कृषि विजिट 12 थे, 10 थे, 4 थे, मुझे नहीं पता थे। बट मुझे ये पता था क्या, मैंने इधर पक्का पकड़ लिया इसको, मैं बोला 3 महीने पहले और 3 महीने बाद में, ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला हुआ है। और इसमें पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये सब मुझे थोड़ा अच्छे से इसलिए भी पता था बिकॉज उस टाइम पे माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट विद काशी। सो इसके बारे में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी ये सब पढ़ के रखा हुआ था। तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मैंने बोला आपको कि पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ भी आपके यूपीएससी में कब काम आ जाए, यू जस्ट डोंट नो। तो उस टाइम पे काशी भी जस्ट आने ही वाली थी, तो थोड़ा बहुत इन रीजन से मुझे पहला वाला पता था और थर्ड मुझे पता था, तो इसलिए मैंने 3 ओनली पे आंसर लगा दिया। ओके, अब हम लोग देखते हैं
ये देखो गाइज, मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये पूरा का पूरा अगेन मेरे लेक्चर में सिखाया था, मैंने उनको 10 के 10 हमारे इंडेक्स जो है वो अच्छे से याद भी करवाए थे। और इसलिए अब यूपीएससी आपसे क्या दिख रही है, देखो पूछो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब लोग बोलेंगे यार यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अपने को ठीक से याद नहीं रहता है कि वर्ल्ड बैंक ही लॉन्च करता है। कल भी हम लोगों ने एक इंडेक्स देखा, एक रिपोर्ट देखी, वो हमको याद नहीं हो पाती है, हम लोग कहाँ उसके सब इंडाइसिस में भी हम लोग डील करेंगे। तो मैंने अच्छे से मेरे स्टूडेंट्स को पूरा का पूरा ये सिखाया था। मैंने इनफैक्ट उनको एक क्वेश्चन भी इसका बनाया था कि डिस्टेंस टू फ्रंटियर जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, आंसर इज वर्ल्ड बैंक, जो आपके डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में यूज किया जाता है। तो इतना तो मैंने करवाई था। मैंने उनको ये भी बोला कि गाइज अच्छे से जो हमारे 10 के 10 इंडिकेटर्स है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ये हमारे काम आने वाला है। तो मैंने उनको बोला कि देखो कहाँ कहाँ हमारी इंप्रूवमेंट हुई है कि हम लोग जब वो 77th रैंक पे हैं, बिकॉज इट वाज अ बिग डील। हम 142 से जब 77 रैंक पे जा रहे हैं, ऑब्वियसली आपको भी खुशी होने वाली है कि 2014 में हम लोग 142 पे थे, आज ऑब्वियसली आधा हम लोगों ने स्कोर हम लोगों ने कम कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर भी हम लोग कहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं, कहाँ बुरा काम कर रहे हैं। तो द गुड में आपका कंस्ट्रक्शन परमिट अच्छा दे रहे थे, स्टार्टिंग का बिजनेस में अच्छा रो इंप्लीमेंट कर रहे थे, एनफोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन आज भी बहुत ही बुरा है हमारा स्कोर, 164 वगैरह के करीब में। स्टार्टिंग बिजनेस में भी बहुत पीछे है। गेटिंग द क्रेडिट अगेन थोड़ा बहुत ही ज्यादा, इसमें बहुत अच्छा हाई परफॉर्मेंस है। गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, इसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस है। बैड क्या है हमारा, जो और बुरा हुआ है, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी में और रैंक गिरा था, पेइंग टैक्सेस में और ये हुआ था। तो ये मैंने ऑलरेडी इनको सिखाया हुआ था। अब जब उनके सामने ये वाला क्वेश्चन आया, उनको पता था मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कहीं पर भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सब इंडाइसिस में नहीं आता है। रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन एंड पेइंग विद टैक्सेस, ये सब उनका मैंने कवर करवाया हुआ था। ओके, तो इसलिए ऐसे आप लोगों को जो है वो अच्छे से कवर करना चाहिए। वर्ल्ड बैंक के सब इंडाइसिस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। मेंस में नो डाउट आपको हेल्प करेगा, बट इवन प्रीलिम्स में भी इस तरीके से आपको हेल्प करने वाला है। अगेन वन मोर क्वेश्चन विच वाज एप्लीकेशन ओरिएंटेड मैनर में मैंने उनको सिखाया था। तो अब आप पूछो कि सर एग्जैक्टली आपके स्लाइड से रिफ्लेक्ट हुआ है क्या, आंसर इज नो, क्योंकि मैंने उनको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई हुई है। मैंने उनको बताया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, कि पहले प्रोड्यूसर जो उसका काम सिर्फ प्रोडक्शन करने तक लिमिटेड होता था, बट अब ऐसा नहीं है। इवन अगर आप ई गैजेट वगैरह कुछ बना रहे हो तो वो वापस से तुम्हारे पास में उसका रिसाइकलिंग होना चाहिए। प्लास्टिक बना रहे हो तो प्लास्टिक वापस से तुम्हारे पास में आ जाना चाहिए। ये आपकी प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ईपीआर इज अ लेजिस्लेटिव स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन टू प्रमोट द रीयूज, रिसाइकलिंग एंड इको फ्रेंडली डिस्पोजल ऑफ द पॉलीमर वेस्ट, अगर हो सके तो। ओके, तो ये वाली चीजें, और खास करके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए भी आप लोग एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज करते हो। अब आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, इंट्रोड्यूस कहां पे हुई थी सबसे पहले, ये आपसे पूछ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन, अरे भैया नहीं होगा इसमें, इसमें क्यों करोगे। ये आपके फूड सेफ्टी में प्रोडक्शन प्रोड्यूसर की रीऑर्गन मतलब आप लोग प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड कैसे करोगे। बायोमेडिकल वेस्ट आपका रूल कब है, 1998 का है, तब आप लोग कैसे करोगे। या अगेन प्लास्टिक का भी आपका कैसा है रूल, वो आपका 1999 का है। उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस थी भी नहीं, ये बहुत पुराने रूल्स आपके रूल्स बने हुए। लेकिन नए रूल्स में कौन है आपका, 2011 का ये है और 2011 का ये है। बट उसमें भी अगर ई वेस्ट की बात हो रही है और फूड सेफ्टी की बात हो रही है, आई वुड गो विद ऑलवेज दिस ऑप्शन। ओके, अगेन ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपके अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा, अपने हॉरिजॉन को थोड़ा एक्सपांड करने वाला क्वेश्चन है। नो डाउट एज इट इज कहीं ने किसी ने भी इसको कवर नहीं किया होगा, बट एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता है क्या, पता है। तो अब उसको लॉजिकली आप लोग थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, और फिर यहाँ पे इसका आंसर ऐसे लॉजिक से निकलता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे, जो कि है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैंने इवन मेरे पिछले साल के भी लेक्चर्स में क्लियरली सिखाया था बच्चों को कि फूड कॉर्पोरेशन नहीं, इसका नाम एक्चुअली फूड करप्शन ऑफ इंडिया होना चाहिए। बट मैंने उसी के साथ में उनको बताया था कि इसका क्या क्या काम होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है, इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन वगैरह देना है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू आउट द कंट्री भी इसका ऑपरेशंस में से शामिल है। मतलब यहाँ पे आपके स्लाइड में लिखा हुआ है और वही आपसे पूछा है, the economic cost of the food grain to the Food Corporation of India, okay, is minimum support price and the bonus if paid to the farmers plus, okay, क्या होगा आपका प्रोक्योरमेंटल इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो इन क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड पूछा है, बट आपसे क्या पूछ रहे हैं कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का
इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो क्या रहने वाला है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट नो डाउट जो एमएसपी का रेट है वो तो है ही, बट एमएसपी के अलावा प्रोक्योरमेंट के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के जो कॉस्ट होंगे वो होगा, एंड नो डाउट अगेन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो आपका कॉस्ट होगा वो भी होगा। ये अगेन आपने स्लाइड अच्छे से मेरी पढ़ी है तो आपको पक्का अच्छे से पता चल जाएगा कि बस इतना ही काम है। ये अगेन गाइस मैंने एग्रीकल्चर में अभी जस्ट यहाँ पे अन अकेडमी पे कुछ फ्री लेक्चर्स भी लिए हुए हैं जिसपे आप लोग देख सकते हो। मैंने ये स्लाइड को और थोड़ा सा अब एक्सपांड कर दिया जब यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है। तो ये मेरे पिछले साल की स्लाइड है और ये मेरी इस साल की स्लाइड है जिसमें मैंने पूरे के पूरे टॉपिक जो है वो अच्छे से बता दिए हैं कि एफसीआई जो वो क्या क्या करता है, ताकि अगली बार अगर एफसीआई पे कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको अच्छे से हैंडल कर सको। अब है क्वेश्चन नंबर 80 के क्वेश्चन के लिए आपको जीएस 4 की अच्छी पढ़ाई करनी होगी। जीएस 4 में यूजुअली हम लोग सोशल कैपिटल वर्ड जो है वो यूज करते हैं, और सोशल कैपिटल का मीनिंग होता है वो होता है ट्रस्ट। ओके, तो ये आपका सिंपल है। अगेन नीरव सर ने बहुत सारे बच्चों को उनका जो एथिक्स के लेक्चर है उसमें बहुत अच्छे से सिखाया हुआ था कि ये आपका जो सोशल कैपिटल है वो क्या होता है। इट इज नथिंग बट अ लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। बाकी आप लोग जो है वो एलिमिनेट कर सकते हो। द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट्स वगैरह में भी आपको लगे कि ये हो सकता है। द स्टॉक ऑफ द बिल्डिंग्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन, तो ये आपका सोशल कैपिटल में कैसे आएगा, इसको एलिमिनेट कर सकते हो। साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप, तो आपको पता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। तो ये आपका गलत हो गया। अगर कंफ्यूज रहे तो भी ए और डी में रहोगे, बट बेटर ऑप्शन जो है इसका डी होगा, और बेस्ट मतलब वही इसका आंसर भी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर, और क्वेश्चन नंबर 81 अगेन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में है। गाइज लक्ष्मीकांत भगवान, सिंपल है, इसमें कुछ भी आपको सिखाने जैसी जरूरत नहीं है। नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर सेंट्रल लॉ टू कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। अरे नहीं भैया, हमारा जो है वो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, और इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का क्या मीनिंग होता है, इट मींस कि आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ओके, दोनों भी आपके सेंटर के और स्टेट के लॉज जो है उस पे हियरिंग जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यूएस का हमारा अलग होता है, यूएस में सुप्रीम कोर्ट वहां का सिर्फ फेडरल लॉज जो है, मतलब फेडरल कोर्ट जो है फेडरल लॉज ही देखता है, और स्टेट के लॉज जो है वो सिर्फ स्टेट का ही, उधर भी आपका स्टेट का सुप्रीम कोर्ट वगैरह होगा। ये मेरे पॉलिटी के बेसिक्स में सबको मैंने सिखाया हुआ है, एंड नो डाउट इवन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू द क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट बैठा क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के पास में अगर यही पावर नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाला है? सुप्रीम कोर्ट को तो घर जाना पड़ेगा। आंसर इसका डी है। अब हम लोग आते हैं अगेन आपके इकोनॉमिक्स के बेसिक चीजों पे। सिंपल है भैया, पीपीपी टर्म्स में हम लोग वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उस टाइम पे बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट है या 6th लार्जेस्ट है इन रियल टर्म्स। अगर हम लोग पूरे आपकी एग्जैक्ट अर्निंग के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो हम लोग उस टाइम पे 2.5 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स की हम लोग इकोनॉमी थे। उस टाइम पे चल रहा था हम लोग वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट है, 5th लार्जेस्ट है। तो ये आपका उस टर्म में चल रहा था। पीपीपी टर्म्स में आज भी हम लोग वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी आपकी चाइना है। बट वही अगर आप लोग एब्सोल्यूट टर्म्स में देखो तो आपका यूएसए सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके बाद आपका चाइना आता है, एंड देन आपका जापान वगैरह, जापान जर्मनी ये सब कंट्रीज आते हैं। ओके, तो हम लोग फ्रांस को और यूके को थोड़ा बहुत हरा रहे थे, इसलिए आपका ये न्यूज आपसे पूछा हुआ था। ओके, तो सेकंड आपका ऑटोमेटिकली आपने हटाने के बाद में आपके पास में या तो डी बचेगा या फिर ए बचेगा। अब हम लोग देखते हैं पीपीपी। तो पीपीपी क्या होता है, ये आपके अगेन बेसिक आपके एनसीईआरटी 11th की जो है उसमें भी दिया हुआ है। इट इज नथिंग बट एन एक्सचेंज रेट आर कैलकुलेटेड बाय द कंपेयरिंग प्राइसेस एट द सेम प्राइसेस ऑफ द सेम बास्केट एंड गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। आंसर इज यस। ओके, तो ऑलरेडी दिस वाज टॉट, एंड ये जितने भी आपके बेसिक आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होंगे डिवीजन वगैरह के, उन लोगों ने भी इसको अच्छे से कवर किया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है, इसलिए आप लोगों ने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग अच्छे से हैंडल कर सको। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर, और 83rd क्वेश्चन जो है वो आपके खरीफ क्रॉप से रिलेटेड है। विद रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया इन लास्ट 5 years कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गाइस मैंने हाथ उठा दिए थे, मैं बोला अगेन यहाँ पे मेरा बहुत ज्यादा 33 में आ रहा था, कहीं कहीं पे ये 100% में भी जा रहा था। आई जस्ट डिड नॉट केयर अबाउट इट। मैं बोला मैं इसमें एक ऑप्शन बना ही नहीं पा रहा हूँ, मैंने इसको सीधा छोड़ दिया, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा है एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट।
मे बी मैं बोला कि हाँ है, क्योंकि ये मैंने सिखाया हुआ था, तो मैं 1 लगाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन स्टिल इसमें मेरे पास में 2 ऑप्शन बच रहे थे। फिर उसमें एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ द जोवार इज मोर देन द ऑयल सीड, मुझे नहीं पता था है नहीं है। एरिया अंडर द कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन द शुगर केन, मुझे नहीं पता था। एरिया अंडर द शुगर केन, अगेन ये स्टेडीली डिक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं बोला भैया ये ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन पे, तो एक्चुअली अब मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि मे बी ये मेरे 50-50 में फॉल होता था, मैंने अटेम्प्ट और इसको करना चाहिए था। मे बी 142 के या जो भी रफली 142 आ रहा है, तो उसका 144 स्कोर हो जाता था, 144.33 या 66 जो भी है, एटलीस्ट इतना तो भी मेरा स्कोर बनता था। तो मे बी मैंने कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये 50-50 में अब मुझे रियलाइज हो रहा है। ओके उस टाइम पे कभी कभी हम लोग जो है प्रेशर में नहीं रियलाइज कर पाते हैं, बट मैंने बोला भैया जान दो, ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे बिना फालतू अपने हाथ नहीं जलाने हैं। और आप पूछोगे सर ऐसे क्वेश्चन का सोर्स कहाँ है? सोर्स है आपका इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के वॉल्यूम में, पूरा का पूरा आपका डेटा दिया हुआ है। लेकिन डेटा सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, उस डेटा को आपको क्रैम भी करना पड़ेगा। ये डेटा क्रैमिंग आपको करना पड़ेगा बैठ के, उसमें देखना होगा राइस जो है वो सबसे हाईएस्ट है क्या, तो आपको चलो मिल जाएगा हाँ भैया यहाँ पे 43 मिलियन में आपके राइस जो है वो सबसे ज्यादा है, तो करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद में आपका ये और कुछ हो रहा है क्या परसेंटेज प्रोडक्शन में, दूसरा तीसरा, मेज है, ज्वार है, बाजरा है, किसका क्या हाल है। मैं बोला इतना डेटा मैं क्रैम करते नहीं बैठ सकता, मुझे बाकी के काम है, मुझे बाकी के करंट अफेयर्स कवर करने हैं, तो मैंने वो किए। बट अगेन गाइस ये करना अच्छी ही बात होती है अगर आप डेटा क्रैम कर पाओ तो, बट अगेन इट्स अप टू यू। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे, और सिंपल है, आपसे पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट इंपोर्ट हम किसका करते हैं। भैया हम स्पाइसेस क्यों इंपोर्ट करेंगे, हम तो खुद ही स्पाइसेस जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। फ्रेश फूड्स, अरे इतने सारे हमारे देश में इतने बाग लगे हुए हैं, इतनी सारी चीजें हैं, क्यों हम लोग करेंगे। आपकी लड़ाई 2 ऑप्शंस में हो सकती है, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स ऑयल्स, बट मैंने हर बार मेरे स्टूडेंट्स जितने भी है उनको मैंने सिखाया हुआ है, नो डाउट अगेन जो भी आपने बेसिक क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सॉल्व किए होंगे उसमें भी दिया हुआ है कि वेजिटेबल ऑयल्स आर द वन जो हम लोग सबसे हाईएस्ट इंपोर्ट करते हैं। पल्सेस भी हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है, बट वेजिटेबल ऑयल और खास करके मलेशिया से वगैरह हम लोग पाम ऑयल बहुत इंपोर्ट करते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये इसका भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमारा कॉस्टिंग ना बढ़ जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक पहला खतरा है जो हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरा ये ऑयल है, तो इसके लिए बहुत सारे हम लोग जो मैकेनिज्म भी इंप्लीमेंट कर रहे थे। सो दिस वाज ऑलरेडी टॉट बाय मी। और आप पूछो कि ये कहाँ से है, पीआईबी में इसके बारे में दिया हुआ था कि आपका इंडिया फॉरेन ट्रेड जो है वो दिसंबर 2018 तक कैसा था वगैरह, और उसमें फिर इन्होंने बताया था कि हम लोगों को फॉरेन ट्रेड मतलब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों होता है, हम इंपोर्ट क्या क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट क्या क्या कर रहे हैं, उसके हमारे स्कीम कौन कौन से हैं, ये वो, तो वो सब इसमें बताया हुआ था। आता है 85th क्वेश्चन पे। 85th क्वेश्चन आपका, इन कंटेक्स्ट ऑफ द पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। ओके तो इसमें गाइज सारे के सारे आंसर कीज जो है अभी भी 2 ऑप्शन पे कंफ्यूज है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट या फिर अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ। मैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूं, मैं आपको एकदम पूरे के पूरे 100% आंसर बोलता हूं कि आप कितना ही कंफ्यूज कर लो, 100% इसका आंसर एक ही आएगा, वो होगा डी। ओके वो होगा डी। रीजन बीइंग, पॉलिटिकल साइंस में 2 टाइप की लिबर्टी जो है वो सिखाई जाती है। कौन कौन सी लिबर्टी है? एक होती है आपकी निगेटिव लिबर्टी, और दूसरी होती है आपकी पॉजिटिव लिबर्टी। तो जब अब हम लोग निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में अगर कहीं पे भी क्लैश हो, तो प्रेफरेंस जो है वो पॉजिटिव लिबर्टी को दिया जाएगा। निगेटिव लिबर्टी का मीनिंग होता है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, मतलब क्या, स्टेट ने कहीं पर भी इंटरवीन ही नहीं करना चाहिए, उसी को हम लोग जो है वो लिबर्टी बोलने वाले हैं। ओके तो ये लिबर्टी वगैरह जो है ये पॉलिटिकल साइंस में जॉन लॉक के कंटेक्स्ट में आती है, तो उन लोग सब निगेटिव लिबर्टी के फेवर में हुआ करते थे। या आप लोग एडम स्मिथ की वगैरह बात करो, वो सब जो है वो आपके निगेटिव लिबर्टी के कंटेक्स्ट में थे। बट बाद में बोला कि यार अगर आप ऐसे करोगे तो क्या होगा, रिच जो है वो ऑलरेडी रिच बनेंगे, बिकॉज पूरी की पूरी हमारी ग्राउंड लेवल क्या बोलते हैं ना, हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड थोड़ी है। कल को क्या होने वाला है, रिच और रिच बनते जाएंगे बिकॉज उनके पास ऑलरेडी पैसा था। तो जो बच्चा, तो आप लोग अगेन ये विशियस साइकिल समझ के लीजिए, जो बच्चा गरीब परिवार में जन्मा, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ा, उसको अच्छा एजुकेशन नहीं मिला, उसको अच्छी हेल्थ भी नहीं मिली, इसलिए वो अच्छा अगेन स्किल्ड काम नहीं कर पाया। ओके स्किल्ड काम नहीं कर पाया तो वो भी गरीब रहा, और वो गरीब रहने के बाद में उसने भी अपने बच्चों को गरीब इंस्टीट्यूशंस में भेजा पढ़ने के लिए, और अगेन ये पॉवर्टी की साइकिल जो वो कंटिन्यूअस बनी रही। तो इंसान को इंसान जैसे ट्रीट नहीं कर पाते हैं,
ओके क्योंकि स्टेट इसमें कहीं पे भी इंटरवीन नहीं कर रहा है। तो पॉजिटिव लिबर्टी में एक्चुअली हम लोग चाहते हैं कि हर एक को अपॉर्चुनिटी दी जाए डेवलपमेंट की। तो ये टीएच ग्रीन करके एक थिंकर है जिसके थ्रू ये पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट आने लगा, और जेएस मिल करके एक थिंकर है जिसके थ्रू ये कंसेप्ट आने लगा। तो नो डाउट अभी सारे के सारे आंसर कीज मुझे नहीं पता कौन बना रहा है इनके, बट उन लोग बी और डी में कंफ्यूज है। आई जस्ट डोंट केयर, मुझे पता है इसका करेक्ट आंसर डी आने वाला है। ओके तो आप लोग फाइनली देखिएगा भी जब यूपीएससी अपनी आंसर की रिलीज करेगी, उसमें डी ही इसका आंसर आने वाला है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। 86 क्वेश्चन आपका, मैंने आपको बोला था कि इंडियन रुपी जो स्लाइड हो रहा है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ काम करने बोल रहे हैं, बिकॉज 2018 में बहुत ही भयानक सिचुएशन बन रही थी। रुपी जो है वो आपका उस टाइम पे एक 68 वगैरह का रेट उसका हुआ करता था, मुझे याद है अच्छे से, मैं यूएस वगैरह जाके आया था उस टाइम पे। तो यूएसए मैं दिसंबर 2018 में ही गया था, तब मैं डॉलर्स लेके गया था। तो मैंने 68 रुपीज के हिसाब से कुछ पेमेंट जो है वो की हुई थी। बट बाद में गाइस, बाद में आज अगर आप देखो 75 रुपीज हो चुका है वही डॉलर का रेट। तो इंडियन रुपी फटाफट आपका गिरे जा रहा था, एंड ऑब्वियसली इसको आपको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ काम जिससे आप लोग जो है वो इसको कंट्रोल कर सको। तो इन्होंने पूछा है आपसे विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर टू अवेलेबल टू द गवर्नमेंट और आरबीआई टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ द इंडियन रुपी। ओके तो कर्विंग द इंपोर्ट, अरे इंपोर्ट कर्व करोगे तो क्या होगा, और एक्सपोर्ट आप लोग प्रमोट करोगे तो क्या होगा आपका, यस आपके पास में डॉलर जो है वो ज्यादा बच जाएंगे। ओके डॉलर ज्यादा बचेंगे तो ये तो आप लोग करने वाले हो। एनकरेजिंग द इंडियन बोरोवर टू इशू इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड, तो इससे क्या होगा, अगेन आपका थोड़ा सा फायदा एक्स्ट्रा होगा। ईजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, अगेन आंसर इज यस, क्योंकि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से क्या होगा, आप लोग डॉलर के टर्म्स में पैसा लाओगे, डॉलर के टर्म्स में पैसा लाए तो थोड़ा सा रुपी का आपका नीचे गिरना जो है बंद हो जाएगा। और अगर आपके मसाला बॉन्ड के टर्म्स में आपने इसको किया है तो रुपी की डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो थोड़ा सा और अप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा। और फाइनली फॉलोइंग द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये तो आपके बेसिक्स में से आता है, नीरव सर के लेक्चर अगर आप अच्छे से करते हो, मृणाल सर के लेक्चर आप अच्छे से करते हो, मोर देन सफिशिएंट होता है वो। एक्सपेंशनरी मिशन मॉनेटरी पॉलिसी, ये तो आप पक्का नहीं करने वाले हो, आंसर इज डी। आप लोग एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं फॉलो करेंगे। मतलब क्या कि आपका मनी जो है वो मार्केट में और ज्यादा अवेलेबल करवा के दिया, मनी और ज्यादा अवेलेबल करवा के दिया तो क्या हो जाएगा, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, और जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इसी के साथ में लोगों के हाथ में जब ज्यादा पैसा है तो उन लोग क्या करेंगे, इवन यूएसए से वगैरह और ज्यादा चीजें जो वो लेके आना शुरू करेंगे। तो इसलिए आप लोग डी को तो पक्का फॉलो नहीं करने वाले। अब हम लोग तो ये उस टाइम पे न्यूज में भी था, बिकॉज मैंने आपको बताया सितंबर 2018 में बहुत रेट आपकी गिर रहे थे कंटिन्यूअसली 68 से 70, और आप देखो आप लोग 75 पे भी आप लोगों को दुख नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं 87th क्वेश्चन की। अगेन 87th क्वेश्चन जो है आप मेरे से पूछो आपने क्या किया इसका, मुझे थोड़ा सा इसका आइडिया आ रहा था, बट आई थिंक मैंने इसको लीव मतलब छोड़ दिया था। मैंने आपको बोला मैंने एक लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो छोड़ दिए थे। तो वन ऑफ द क्वेश्चन आई थिंक वाज दिस, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट आरबीआई जो है उसके रिसेंट डायरेक्टिव रिलेटेड टू द स्टोरेज एंड पेमेंट सिस्टम पॉपुलरली नोन एज द डेटा डिक्टाट कमांड द पेमेंट सिस्टम इन इंडिया प्रोवाइडर्स दैट, मतलब प्रोवाइड्स दैट कि क्या क्या करना है इनको, दे शैल एंश्योर दैट entire data relating to payment system is operated by them are stored in only in India। अब आप लोग यहाँ पे बोलोगे यार ये तो ओनली लिखा हुआ है, मे बी आप इसको एलिमिनेट करो, मैं भी उस टाइम पे ऐसा ही कुछ तो थोड़ा बहुत सोच रहा था, बट मैं बोला डेटा लोकलाइजेशन की बात तो हो रही है, डेटा लोकलाइजेशन की बात तो हो रही है, तो इसके लिए मैंने इसमें 1 को पकड़ के रखा, बट 1 को पकड़ के रखने के बाद में भी मेरा आंसर नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं 33% वाले मतलब सी टाइप के क्वेश्चन में अब मैं पहुंच चुका था। मैं बोला यार इसको अब 100% तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता था एक्चुअली, मैंने ये गाइडलाइन कभी नहीं पढ़े थे कि दे शैल एंश्योर द सिस्टम और system are owned and operated by the public sector enterprises। तो एक्चुअली अब मुझे अगर मैं हाइंडसाइट में देखूं तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है यहाँ पे। ओके एक्सट्रीम स्टेटमेंट है यहाँ पे कि सिर्फ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस ही क्यों इसको करेंगे वगैरह। तो मे बी फिर हम लोग जो है वो 2 को अगर एलिमिनेट करते थे तो मेरे पास में 1 ओनली एंड 1 और मतलब फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता था, वो 1 ओनली था। बट उस टाइम पे अगेन प्रेशर के अंडर में मैं इसको एलिमिनेट नहीं कर पाया, मैंने इसको छोड़ दिया था सिंपली। ओके दे शैल सबमिट द कंसोलिडेटेड रिपोर्ट कैग को वगैरह, मैं बोला पता नहीं यार मे बी थोड़ा सा, क्योंकि ये पेमेंट सिस्टम वाला है तो ऐसा कैग को कुछ बोल भी दे करने के लिए, तो थोड़ा सा मेरे भी डर की वजह से और इन सब चीजों की वजह से मैंने इसका करेक्ट आंसर नहीं लगाया था, एज एन आंसर ही नहीं लगाया, और इसके लिए करेक्ट आंसर इसका
8 था। ओके, तो देखो गाइज, मैं बोल रहा हूँ कोई भी परफेक्ट आदमी नहीं है, भले ही 142 स्कोर है, फिर भी मैं परफेक्शन क्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि नहीं होता है हर एक से, हर एक के दिमाग में हर एक चीज नहीं आ सकती, कहीं पे आपका लॉजिक चल जाता है, कहीं पे नहीं चलता है। मेरा यहाँ पे नहीं चला, मैंने छोड़ दिया इसको। अब आते हैं 88th क्वेश्चन पे, और 88th क्वेश्चन मुझे अच्छे से पता था, क्योंकि ये मैंने सिखाया हुआ था मेरे करंट अफेयर्स के बैच में, जिसमें मैंने बताया था कि हम लोग जो वो डेटा प्रोटेक्शन का हमारा बिल भी आया हुआ था, और डेटा प्रोटेक्शन की पॉलिसी भी बी एन श्री कृष्णा ने बनाई हुई थी, जिसमें मुझे अच्छे से पता था। और ये मैंने मेंस के पीरियड में भी पढ़ा हुआ था 2018 के लिए, कि ये जीडीपीआर जो है वो यूरोपियन यूनियन का है करके। ये मैंने अपने स्लाइड्स भी लोगों को दे दिए थे, तो इसका क्लियर कट आंसर एक ही था, और वो है आपका द यूरोपियन यूनियन। ओके, अब हम लोग आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 89 पे, और क्वेश्चन नंबर 89 आपका एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरियाज इन द न्यूक्लियर फील्ड, ऐसा आपका कोई एक्शन प्लान। तो अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आप देखो तो मे बी जापान, रशिया एंड यूके, ये सब आपको लगेंगे कि सही ही होंगे, क्योंकि आप मे बी यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये भी आपको सही लगेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं, मैंने एक्चुअली ये मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस होने की वजह से मैंने इंडिया रशिया के बारे में पढ़ा हुआ था, और ये वाली डील जो है वो मुझे पता थी कि ये एक्शन प्लान जो है हम लोगों ने, जब पुतिन यहाँ पे इंडिया में आए हुए थे, तो उन्होंने अक्टूबर 5 2018 के कंटेक्स्ट में से डील जो है वो साइन की हुई थी, तो मुझे पता होने की वजह से था। बट अगर इसमें लॉजिक लगाने की कोशिश करो तो नहीं वर्क करेगा, ये आपको या तो पता है या फिर आपका सीधा का सीधा छूटने वाला है, क्योंकि सारे ऑप्शन कंफ्यूजिंग है एक्सेप्ट फॉर यूके। यूके को आप एलिमिनेट कर सकते हो, कहीं पे भी हम उनके साथ में कोई न्यूक्लियर कोऑपरेशन नहीं कर रहे। इनफैक्ट यहाँ पे फ्रांस होता, फिर तो आपका ये बहुत ही एकदम खतरनाक आंसर बन जाता, क्योंकि फ्रांस के साथ में हमारा न्यूक्लियर टॉक्स चल रहा है, जापान के साथ में चल रहा है, यूएस के साथ में चल रहा है, और रशिया तो हमारा पार्टनर है ही। बट सिंस मैंने ये पढ़ा था, एंड यहाँ पे आपका इवन वो विजन वगैरह आता काम में, कि विजन की 365 जो है, उसमें उन लोगों ने उनके इंटरनेशनल रिलेशंस में ये वाला मुद्दा जो है वो तब कवर भी किया हुआ था, तो इसलिए फिर ये थोड़ा सा अच्छे से मेरा आंसर जो है वो वहां पे लग गया था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 90 पे। आई डोंट नो यहाँ पे ये कैसे हो गया, बट द मनी मल्टीप्लायर, हाँ, द मनी मल्टीप्लायर जो है वो आपका मनी मल्टीप्लायर के बारे में क्वेश्चन है। द मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगेन ये सब आपके गाइस बेसिक्स है, इवन आपको एनसीईआरटीज ने अच्छे से कवर करवा के दिए हुआ है, ये आप लोग रॉन्ग नहीं कर सकते हो, अच्छे से पढ़ो एनसीईआरटीज। मनी मल्टीप्लायर कब बढ़ेगा? जब आपका पैसा ज्यादा ज्यादा बैंकिंग सिस्टम में आएगा। इनफैक्ट बैंकिंग सिस्टम से अगर आपको निकालना है तो आप लोग कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देने वाले हो। अगर आपको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आप बढ़ाओगे तो बैंकिंग सिस्टम से पैसा निकाल दोगे, और पॉपुलेशन का रिलेशन यहाँ पे कोई भी नहीं आता है। करेक्ट आंसर इसका बी ही आएगा, भले ही आप थोड़े कच्चे भी हो, फिर भी आपको आंसर जो है इसका आना चाहिए था। अब हम देखते हैं 91 और 91 अगेन आई एम प्राउड टू अनाउंस एज इट इज। ये मेरी स्लाइड है अरविंदास करंट अफेयर्स बैच की, साइंस की, जिसमें मैंने वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, दोनों के बीच के डिफरेंसेस, सिमिलैरिटी, और सरकार ऐप जो कि इसरो ने बनाई हुई थी, वो सब कवर किया था। मैंने उनको इमेज के थ्रू बताया हुआ था कि देखो हम लोग जो है वो ऑगमेंटेड रियलिटी में कैसे यहाँ पे चेयर्स वगैरह जो है वो रख सकते हैं, बट इसमें हम लोग टैब यूज करने वाले हैं। लेकिन वर्चुअल रियलिटी में आप लोग जो है वो ऐसे ऑकुलस वगैरह जो है वो यूज करने वाले हो, ये मैंने क्लियरली उनको बताया हुआ था। इसके लिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो 3 and 4 आता है, क्योंकि इन्होंने ऊपर का नीचे कर दिया, नीचे का ऊपर कर दिया। ऑगमेंटेड रियलिटी इज सिमुलेटेड एनवायरमेंट, in augmented reality a simulated environment is created and physical world is completely shut out। ये गलत है, ये वर्चुअल रियलिटी का करेक्ट है। ओके, और वर्चुअल रियलिटी में क्या होगा? वर्चुअल रियलिटी में इमेजेस जनरेटेड आर प्रोजेक्टेड ऑन टू द रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं है, ये आपका ऑगमेंटेड रियलिटी में है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपके ऑटोमेटिकली गलत होते हैं, और फर्स्ट एंड सेकंड को गलत करने के बाद में आपके पास में दो ऑप्शन बचते हैं, या तो 3 4 या फिर 4 ओनली। तो 4 मतलब तो करेक्ट हो गया, वी आर क्लोजेस द वर्ल्ड, एंड आपको इंडिविजुअल को कहीं और ही लेके जाता है। और दूसरा है ए आर अलाउज द इंडिविजुअल टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव द एक्सपीरियंस यूजिंग द कैमरा वगैरह। आंसर इज यस। और ये आजकल एआर वगैरह तो कितने एप्लीकेशन आप लोग यूज कर रहे हो, टिकटॉक बोलो या आज इंस्टा बोलो, हर एक में आपका ऑगमेंटेड रियलिटी ही यूज हो रहा है। तो ये ऑलरेडी पता था, सिखाया हुआ भी था बहुत सारे लोगों ने, इसलिए इसका आंसर करेक्ट भी किया, और बहुत सारे लोग इसलिए मेरे वजह से मेंस भी लिख पाए थे। ओके, सो आई सपोज आपको भी ये समझ में आया होगा कि इसका 3 and 4 आंसर क्यों है। साइंस के तो मेरे क्वेश्चंस जितने मैंने सिखाए वो सारे के सारे हैं। ये आपको गाइस बोलता हूं, अगर आप मेरे से पूछो कि इसके बारे में मुझे कुछ पता था क्या, तो आंसर इज नो, मैंने नहीं पढ़ा हुआ था इसके बारे में। फिर ये
फॉसिल हो सकता है कि डायनासोर का, मे बी हो सकता है, मुझे नहीं पता था। अर्ली ह्यूमन स्पीशीज है क्या, मे बी हो सकता है, मुझे नहीं पता था। केव सिस्टम हो सकता है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिला है। मुझे ये पता था कि ये डेनिसोवन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो मेघालयन सिस्टम वगैरह कुछ उसका नाम था, तो ये मैंने एलिमिनेट कर दिया था। जियोलॉजिकल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मैं बोला भैया पता नहीं, ये भी हो सकता है। तो ये मेरे 33% वाले इसमें आता है, लेकिन मैंने इसको अटेम्प्ट किया। मेरे कहीं ना कहीं से गट फीलिंग आ रही थी, डेनिसोवन नाम जो है वो अर्ली ह्यूमन स्पीशीज। तो ये देखो कंप्लीटली गट फीलिंग पे मैं गया हूं, और इसमें मेरा करेक्ट आंसर जो है वो लगा भी। अगेन मैं अपने रिस्क एपेटाइट पे इसको आंसर किया, और मेरा आंसर करेक्ट भी आया, और ये न्यूज में भी था। मेरे से नहीं न्यूज मिस हो गई थी, क्योंकि ये जनवरी 31 की न्यूज थी, जिसमें डेनिसोवंस मे हैव बीन द ज्वेलर्स वगैरह ऐसा कुछ इन लोगों ने सपोर्ट किया हुआ था। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सब ने ये डेनिसोवन को कवर किया हुआ था, बट हमारे सारे करंट अफेयर्स के मैगजीन्स नहीं कवर कर पाए, और ना ही मैं इसको कवर कर पाया था हमारे साइंस एंड टेक में। लेकिन एज आई सेड, 100% कवरेज किसी के भी बस में नहीं है, ऐसे तो हम लोगों को 10 साल लग जाएंगे यूपीएससी करते करते। 93rd पे आता है। 93rd क्वेश्चन जो है अगेन साइंस पे है, और ये मैंने समहाउ थोड़ा सा सिखाया हुआ था उनको आरएनए के बारे में। डीएनए टेक्नोलॉजी उनको क्लियरली सिखाया हुआ था, क्योंकि डीएनए टेक्नोलॉजी में बिल लाया गया था, और इनफैक्ट अभी इस साल भी मैंने सिखाया है उनको, क्योंकि डीएनए बिल जो है वो वापस आई थिंक पास कर दिया गया। तो ये आपका डीएनए का और आरएनए के लिए मैंने फिर उनको सिखाया हुआ था कि एग्जैक्टली हम लोग जो आरएनए वगैरह कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, कैसे हम लोग क्लोनिंग वगैरह करते हैं, तो ये मैंने उनको थोड़ा सा क्लियरली सिखाया हुआ था। अब आप लोग अगर इसका आंसर पढ़ो भी, और आपको थोड़ा बहुत साइंस का आइडिया हो भी, तो भी आप लोग देखिए इसमें से मोस्ट इलॉजिकल आंसर कौन सा लगता है आपको। Functional chromosomes can be created by joining segments of DNA taken from cells of the different species. अरे भैया इतना बड़ा काम कर रहे हो आप लोग, सीधा क्रोमोसोम आप लोग बना रहे हो, वो भी डिफरेंट स्पीशीज से लेके। मैं बोला भैया इतना इम्पॉसिबल टास्क तो कोई नहीं कर सकता है, मे बी। अब उसके बाद में आपसे पूछा है कि और क्या है, ओके, नॉट करेक्ट में। अब दूसरा पूछा है कि पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शन डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन द लैबोरेटरीज। आंसर इज यस, बिकॉज आजकल आपको पता होगा एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ओके, राइट, जो है वो चल रहा है। उसके बाद में पीस ऑफ द डीएनए taken out from an animal cell can be made to replicate outside the living cell in laboratory. Answer is yes. Cell taken outside the plasma in animals can be made to undergo the cell division in the petri dishes. ये सब तो करते ही हैं हम लोग, तो ये मुझे पता था। बट मैं बोला ये, मैंने लॉजिक ये लगाया, मैं बोला इसमें ये बहुत लॉन्ग शॉट खेल रहे हैं इन लोग, कि क्रोमोसोम सीधा आपके डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज का मे बी इन लोग मर्ज कर रहे हैं। मैंने इसलिए इसका आंसर जो है वो ए लगा दिया था कि नॉट करेक्ट में आएगा। तो थोड़ा सा ऐसे सोचिए, देखो कितना एक्सट्रीम में जा रहा है आपको लेके। तो ऐसे कभी कभी इलॉजिकल चीज होती है। डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर, वैसे मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, इसलिए मैंने नहीं सिखाया था, बट मुझे पता था कि थोड़ा बहुत इसका क्या काम होता है। और हम लोग अलग अलग गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स में पे इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पता होगा, हम लोग यूपीएससी और एमपीएससी के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो स्कीम है, सारथी नाम की स्कीम, उसके लिए हम लोग एम्पैनल्ड है। उसके लिए हमको ये डिजिटल सर्टिफिकेट जो है वो लगते भी थे, तो हम लोगों ने इस सब पे काम किया था। डिजिटल सिग्नेचर इज एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट। आंसर इज यस। उसके बाद में तो एक आंसर आ गया, तो आपका या तो 1 ओनली है, या फिर 1 2 3 आपका आंसर आएगा। It is used to serve as a proof of the identity of individual to access the information on the server of the internet. मैं बोला यार डिजिटल सर्टिफिकेट तो लगेगा ना, अगर आपको आइडेंटिटी दिखानी है तो डीएससी मैंने बोला कि रह सकता है डिजिटल सिग्नेचर से। एंड इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह फॉर ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज, तो उसके लिए भी हम लोग जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो कुछ लोगों का बोलना है कि मे बी ये 3 को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, इसलिए यहाँ पे आपका ये डी ऑप्शन भी नहीं आना चाहिए। तो लोगों के 2 आंसर जो है वो आ रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द, हाँ, तो कुछ लोगों का ऐसा बोलना है कि इसका आंसर जो है वो सिर्फ 1 ओनली, सॉरी यहाँ पे उन लोग कंफ्यूज्ड है, 1 ओनली, 3 ओनली एंड 1 2 एंड 3 ओनली। तो मैंने बोला हुआ है कि इसका आंसर देखना आप लोग, अगेन यूपीएससी ही इसका फाइनल जज होगा। बट यूपीएससी जब भी ऐसे साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको बोला हुआ है कि जब आप ऐसे कंफ्यूज्ड हो तो 60 to 70% चांसेस होते हैं कि आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, और आगे आएगा भी। मैंने इसके ऑल ऑफ द आंसर लगाया हुआ है, और ऑल ऑफ द आंसर ही इसका करेक्ट आंसर बाद में आने वाला है, क्योंकि आपका अगेन यूपीएससी ऐसा ही करने वाला है। जब जब अभी तक पास्ट के क्वेश्चंस हुए हैं, उसमें यूपीएससी ने ब्रॉड व्यू जो है वो
लिया हुआ है। इसके लिए करेक्ट आंसर डी होगा। अब हम लोग देखते हैं 95th क्वेश्चन। 95th क्वेश्चन वेरिएबल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब ये तो किसको नहीं पता है, आप सब जो है वो अलग अलग चीजें देखते हो, एंड अगेन ये आपके ऑल ऑफ द अबव में से आंसर आता है। मेरा याद रखिएगा, यूजुअली एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो थोड़ा सा 60-70% चांसेस है ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या, यस। स्लीप मॉनिटर करते हो क्या, यस। असिस्टिंग द हियरिंग इंपेयर्ड पर्सन, यस। ये सब वेरिएबल टेक्नोलॉजी के फायदे हैं। ठीक है, अब आते हैं आरएनए इंटरफेस पर। तो आरएनए इंटरफेस में अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग है कि ये 1 to 4 है, 1 to 3 है, 1 4 है। तो अगेन इसमें जो है वो मैं कंफ्यूज था, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैंने इसको लीव कर दिया था, मैंने इसको नहीं किया, मैंने इसको डक किया था। और आई थिंक ये मेरा फाइनल क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन, जिसको मैंने छोड़ दिया था, मैंने नहीं अटेम्प्ट किया क्योंकि इसमें मुझे सारे ऑप्शंस में से चूज करना मुश्किल हो रहा था। इसमें कहीं पे 1 to 4 बोल रहा है, कहीं 2 3 बोल रहा है, कहीं 1 3 बोल रहा है, कहीं 1 4 बोल रहा है। मेरे लिए ये पूरा का पूरा 25% वाला क्वेश्चन बन रहा है कि इट इज यूज्ड, आरएनए इंटरफेस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर जीन साइलेंसिंग, मुझे पता है, यस। फिर इट कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग द थेरेपीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, मैं बोला पता नहीं यार कैंसर के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो टू में कंफ्यूज्ड हूं मैं। इट कैन बी यूज्ड ओके टू डेवलप द हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज, में बोला यार ये भी नहीं पता है कि हार्मोन रिप्लेस कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एप्लीकेशन देखो तो मैं भी कर सकते हैं, इंसुलिन के लेवर है, आप लोग आरएनए इंटरफेस का यूज करके मैं भी कुछ कर दो। मैं बोला मुझे नहीं पता। इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू द वायरल पैथोजन, ये मुझे पता है, तो मुझे 1 and 4 समहाउ पता है। बट मैं बोला अगेन मुझे इसमें कंफ्यूजन नहीं लेना है, कहीं पे अगर कुछ यूपीएससी ने ऊपर नीचे कर दिया तो मुझे इसमें चांस नहीं लेना है। तो मैंने भले ही अब आप लोग बोलो कि सर फिर तो आपका ये 50-50 में आंसर आता है, फिर क्यों नहीं कर लिया आपने, क्योंकि 1 and 4 आपको पता है कंफर्म है, बट वहां पे मेरे गट फीलिंग ने बोला कि भैया इसको मत अटेम्प्ट करो, मैंने नहीं किया। तो ऐसा होता है। अगेन इसका फिर अब लोग बता रहे हैं कि मतलब बहुत सारे आंसर की, खास करके विजन की आंसर की बोल रही कि इसका आंसर 1 to 4 होना चाहिए, क्योंकि हार्मोन रिप्लेसमेंट के लिए कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने एक कैंसर वगैरह के लिए द हिंदू का एक उन्होंने ये भी दिया था कि यूके में वगैरह इस पे कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग हुई थी करके। ओके, तो बट इट्स अप टू यू, क्योंकि आप सब एग्जाम के प्रेशर में होते हो, कभी कभी अपने गट फीलिंग पे फिर थोड़ा सा जाइए और वहां पे अपने हिसाब से काम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 97 होता है, और क्वेश्चन नंबर 97 में आपका ब्लैक होल्स उस टाइम पे जस्ट हम लोगों ने उसकी इमेज बनाई हुई थी, तो मैंने ये पूरा का पूरा मेरे करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से सिखाया हुआ था। इसके अलावा मैंने उनको ब्लैक होल के बारे में पूरा इन डिटेल एकदम सिखाया हुआ था। नो डाउट ग्रेविटेशनल लिगो जो इंडिया है वो भी मैंने उनको सिखाया था कि ये न्यूज में क्यों है वगैरह, और यहाँ पे क्लियरली मैंने उनको बताया था द यूएस बेस्ड लिगो okay detectors discovered the first gravitational waves produced by the two giant merging black holes in the September 2016। ये मेरा डेटा स्लाइड में ऑलरेडी दिया हुआ है उनको। ओके, तो ये ग्रेविटेशनल वेव के बारे में, लीगो के बारे में, उनके ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होते हैं एग्जैक्टली, ये सब मैंने उनको अच्छे से सिखाया हुआ था। तो यही स्लाइड्स मेरे एज इट इज यहाँ पे आपके पूछे हुए हैं, और उसमें से क्वेश्चन पूछा है 97 कि रिसेंटली साइंटिस्ट ने मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल जो है वो देखा हुआ है लाइट ईयर्स अवे, तो उससे क्या होने वाला है। तो हमने ब्लैक होल्स देखो, हमने ब्लैक होल का फोटो लिया है वो अलग बात है, आपका ब्लैक होल का फोटो लेना अलग बात है। उसमें अगर आप बोलो कि अब आप लोग बोलोगे सर हिग्स बोसॉन, फिर आप लोग बी और डी में क्यों नहीं कंफ्यूज हो कि हिग्स बोसॉन पार्टिकल वो आपको पता है कि आपका पार्टिकल एक्सेलरेटर सर्न पे जो हुआ था उसमें हुआ था, तो आपका ये तो गया। उसके बाद में पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रेवल वार्म होल, अगेन ये सब कुछ आपका बहुत ही इलॉजिकल चीज है। अब इसमें डी में लोग कंफ्यूज होंगे या फिर बी में होंगे कि ब्लैक होल जो है उसमें सिंगुलैरिटी होती है और सिंगुलैरिटी के फिनोमिनन को समझने में मदद करेगा ना, तो हो सकता है। बट सिर्फ अगर आप ब्लैक होल की बात करो तब ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल की बात कर रहे हो, जब मर्ज होने वाले हैं दो ब्लैक होल तो आपका स्पेस टाइम फैब्रिक में रिपल्स जनरेट होंगे, और रिपल जनरेट होने के बाद में ग्रेविटेशनल वेव्स आपके जनरेट होंगे, और इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बनता है बी रादर देन आपका डी। ओके, तो ये सब आपकी गलत है, और सिर्फ आपका राइट आंसर जो है वो है डी, बी। ओके, सो आई सपोज आपको समझ में आया होगा कि कैसे इन सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना होता है, और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है कि सारे के सारे आप ऑप्शन जो है वो अच्छे से पढ़िए और सब पे अच्छे से थोड़ा सा थॉट प्रोसेस कीजिए। तो ये था आपका ब्लैक होल और ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98।
जो कि है अगेन आपका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में। ये मैंने ओरली हमारे स्टूडेंट्स को बताया हुआ था, क्योंकि ये काफी ज्यादा अभी चर्चा में चल रहा है। आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, उस टाइम पे इवन इनको लाइफ स्टॉक फार्मिंग वगैरह यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से बच्चों पे बुरे इफेक्ट पड़ रहे हैं। ये हिंदू ने बहुत बार अपने अपने आर्टिकल्स में कवर किया हुआ था। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट था। उसके बाद में अगेन आपके टेकिंग इनकरेक्ट डोसेस ऑफ द एंटीबायोटिक, तो आंसर इज यस। इसलिए हम हमारे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हमारा बढ़ते जा रहा है, और फिर हमको एक्सडीआर जो है वो यूज करने पड़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमारी। उसके बाद में मल्टीपल क्रॉनिक डिसीजेस की वजह से हो सकता है कि आंसर इज यस। अब इसमें लोगों का था कि भैया 2 और 3 तो हमने स्टैब्लिश कर दिया। 2 और 3 स्टैब्लिश करने के बाद में बी और डी में लोग जो है वो कंफ्यूज थे। तो मल्टीपल क्रॉनिक डिसीजेस, अगर आपको बार बार हो रही है डिसीजेस, तो क्या होने वाला है, आप बार बार एंटीबायोटिक लेने वाले हो। एंटीबायोटिक बार बार लेने से क्या होने वाला है, आपका रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाने वाला है, तो वही आपकी प्रॉब्लम होती है फिर। तो इसलिए मैंने इसका आंसर डी लगाया था, और करेक्ट आंसर डी ही था, और लॉजिकली आप लोगों ने भी वही करना चाहिए। यहाँ पे आते हैं आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे, और वो है 99th। गाइज मैंने मेरे अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से सिखाया हुआ था कि क्रिस्पर कैस9 क्या है। क्रिस्पर जो है इट्स लाइक अ हाउंड डॉग, जो कि सूंघने का काम करेगा, आपको लोकेट करवा के देगा। और कैस9 इज लाइक अ कैची, जिसको हम सीजर बोलते हैं। तो ये उधर से एक्चुअली आपका जहां पे एडिटिंग करना है वहां पे कटिंग वगैरह का काम जो है वो कैस9 प्रोटीन करेगा। ये मैंने अच्छे से सिखाया था जीन एडिटिंग के साथ में मेरे अगेन करंट अफेयर्स के बैच में। तो लोग बहुत खुश थे, उन्होंने ये आंसर देखा, फट से उनको समझ में आ गया, अरे भैया कैस9 मतलब, मैंने उनको एकदम याद भी करवाया था। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना, चैट बॉक्स में लिखो ये वाली चीज वो वाली चीज, वैसे मैंने उनको याद करवा लिया था कि कैस9 इज सीजर एंड क्रिस्पर इज अ हाउंड डॉग। ओके, जो कि कुत्ता है, ढूंढने का काम करेगा, सूंघ सूंघ के ढूंढेगा, और कैस9 वहां पे कट करेगा। ओके, और इसके वजह से आपके आज जीन एडिटिंग की वजह से पूरे पूरे बायोटेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशन आ चुका है। मैंने बोला है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। जैसे आज हमारे पास में ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये कंप्यूटर वर्ल्ड में है, वैसा ही बायोटेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में क्रिस्पर कैस9 ने एंट्री की हुई है। कल को डिजाइनर बेबीज पैदा हो पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस क्रिस्पर कैस9, और ऑब्वियसली फिर इस पे यूपीएससी क्वेश्चन तो पूछने ही वाला है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंड अगेन ये भी मेरा कवर करवाया हुआ ही क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन था आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड जस्ट लाइक एचआईवी। आंसर इज यस, ये भी आपका एचआईवी है, और हेप बी जो है वो भी आपका ऐसा ही है। मतलब इसका मेजर ट्रांसमिशन जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है, या फिर आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। हेप बी लाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन। तो यहाँ पे आपका जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अब ये आपको कैसे समझ में आता है, ये आपको तभी समझ में आता है जब आपने अरविंदास करंट अफेयर्स प्रीलिम्स 2019 अच्छे से अटेंड किया था। उसमें मैंने मिशन इंद्रधनुष के बारे में सिखाया था, और ये मिशन इंद्रधनुष में मैंने आपको बोला हुआ है कि हेपेटाइटिस बी जो है उसका ड्रग्स हम लोग देते हैं। भैया मिशन इंद्रधनुष में अगर आपके इवन इमेजेस तक मैंने बताया कि ये क्या क्या होता है, हेप बी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस बी का ये आपका वायरस है। मिशन इंद्रधनुष में आपके ऑलरेडी ये सारे के सारे ड्रग्स जो दिए जाते हैं, तो डिप्थीरिया, वुपिंग कफ, टिटेनस, पोलियो के लिए दिया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, ये सब आपके दिए जाते हैं। तो आपका इनकरेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली ये बनेगा, क्योंकि हेप बी का वैक्सीन नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, और सी बाकी सब करेक्ट है। ग्लोबली द नंबर ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल ऑफ हेप बी और सी जो है वो ज्यादा है अगर एचआईवी से कंपेयर करें तो। एंड सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड विद द हेप बी एंड सी वायरसेस डू नॉट शो द सिम्टम फॉर द मेनी ईयर्स। अगेन आंसर इज यस। इवन ये तो आपकी कोरोना वायरस के भी लिए भी बहुत सारे सिमिलर चीजें हैं। ओके, तो गाइज आई सपोज आपको 100 के 100 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। कैसे मेरे करंट अफेयर से पूछे हुए थे वो भी मैंने करवाए हैं, और इससे मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि क्यों मेरे यूट्यूब के फ्री लेक्चर्स या फिर कभी कभी अन अकेडमी पे जो भी फ्री लेक्चर्स वगैरह हो रहे हैं वो आप लोग अटेंड कीजिए। और अगर आप लोग जो है वो ऑफलाइन मेरे साथ में कनेक्ट होना चाहते हो तो आप लोग हो सकते हो। सो कंक्लूजन क्या है, बेसिकली 142 मार्क्स कैसे स्कोर करेगा। सिंपल है, मेरे स्लाइड्स को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अगर आज तक आपने अरविंदा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो गाइज मैं भले ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सिखा रहा हूँ, बट मेरे स्लाइड्स सबके लिए मैं फ्री रखता हूँ, तो आप लोगों को स्लाइड्स मिल जाएंगे, एटलीस्ट स्लाइड्स आप लोग पढ़ सकते हो। डू एवरीथिंग दैट आई से, जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ उतना तो आपको करना ही है, इवेंट उसके बियॉन्ड में करना है। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया विजन का बेस रखो तो आपको रखना ही होगा। जब मैंने बोला आपको एनसीईआरटी करना है तो आपको करना ही होगा।
ओके ऐसे ही फिर मेरे 29 क्वेश्चन सीधे के सीधे 2019 में रिफ्लेक्ट हुए थे। मैंने आपको प्रूफ के साथ में बताया हुआ है कि कैसे हुआ था करके। ओके फोकस ज्यादा से ज्यादा स्टैटिक एज वेल एज करंट पार्ट पे दो। 24 मंथ के हो सके तो प्री करंट अफेयर्स कवर करो, जितना हो सके उतने एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करो, और नो डाउट 360 डिग्री कवरेज हो सके तो न्यूज़पेपर जैसे हिंदू, एक्सप्रेस, मिंट, इनसे पढ़ते रहो। इस पे ज्यादा टाइम नहीं देना है, बट एटलीस्ट 20-30 मिनट तो आप लोग जो है वो इनको पढ़ने के लिए दीजिए। उसके बाद में मैगजीन्स भी जो है वो कवर कीजिए। डाउन टू अर्थ इड्सा, पीआरएस, पीआईबी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज वगैरह साइट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, और इसलिए इन सबको अच्छे से कवर करना जरूरी है। अगर आप ये खुद से नहीं कर सकते हो गाइस, तो हम लोग एचवी देसाई पे इसके करंट अफेयर्स की बैच लॉन्च करते हैं, और उसमें आप लोग हमारा पार्ट जो है वो बन सकते हो। उसके अलावा मेरी पॉलिटिकल साइंस की बैच भी होगी, यूपीएससी और एमपीएससी की हमारी 2020 बैच भी होगी। तो गाइज आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, या आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग पक्का से हमारे इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो। इसी के अलावा गाइज एक और चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं दोनों प्लेटफॉर्म्स पर सिखाता हूँ। एक यूपीएससी करके बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी मैं सिखाता हूँ। उनकी टीम बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत मजेदार है, और काफी सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने हेल्प किया है। तो ये वन ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं ज्वाइंट हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हो, आप लोग बिंदास आ सकते हो। उनके यूपीएससी गाइड को आप लोग इंस्टाग्राम पे वगैरह फॉलो कीजिए, वहां से आप उनके नंबर वगैरह पता कर सकते हो, उनके अलग अलग कोर्सेज पता कर सकते हो। तो यहाँ पे भी मेरे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के कोर्सेज होंगे, और दूसरा मेरा यहाँ पे भी करंट अफेयर्स का कोर्स होगा। ये ऑनलाइन लोगों के लिए, जो ऑफलाइन करना चाहते हैं उनके लिए तो हमारा बेस्ट कोर्स हमारा एचवी देसाई का ही रहने वाला है। और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में अगर आप मुझे प्रेफर करने बोलो एनी डे, मैं ऑफलाइन कोर्स जो प्रेफर करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन एंड द रीजन ऑफ हैबिट। अगर आप हमारा भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जल्दी बन जाता है, तो वहां पे आप लोग ये भी ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी चीज मैं आपको जो बता रहा था वो है कि मेरे अनअकैडमी पे भी लेक्चर्स होते हैं, तो अगर आप लोग उसके मेंबर वगैरह बनना चाहते हो, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, और कुछ लेक्चर्स आपके फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। सो थैंक यू गाइस। बाकी मेरे यूट्यूब पे और भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं, उन सबको आप लोग देख सकते हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में 2018 के पहले 50 क्वेश्चंस लेके। सो तब तक के लिए जय हिंद, और आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।